अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गदन चढ़ी हुई मूवमेंट अच्छा है मूवमेंट जी। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। अभी हम लास्ट जो काम किए थे, हम लास्ट क्लाउड फाउंडेशन काम किए थे, राइट? यस। इस पे काम कैसे बोल सकते थोड़ा? आए हम लोगों ने देखे थे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, NAT, VPN, नेटवर्क स्विच, राउटर। ठीक है। अभी हम करना क्या है, क्लाउड फाउंडेशन खोल रहा हूँ मैं। अभी हमें मालूम हुआ कि भाई क्लाउड फाउंडेशन के जो है ना टर्मिनोलॉजी क्या है, डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, सर्विस मॉडल क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लाउड आया क्यों मार्केट में, क्या रीज़न है उसके, डेटा सेंटर क्या होता है, और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रीजन जोन्स, लाइक हम ये देखें थोड़ी चीज़ें। और उसके बाद हम जो देखें भाई अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक बनता है या मल्टीपल बनते हैं, क्यों बनाते हैं, रीज़न देखें। सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको, राइट? उसके बाद क्या देखें हम, नेटवर्क के डेफिनेशन, मतलब आईपी एड्रेस क्या होता है, और सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए वायर्ड और वायरलेस का काम इस्तेमाल किया जाता है, बट वायर्ड इज़ वेरी सिक्योर एंड फास्टर देन वायरलेस। तो कॉर्पोरेट कंपनी में भी वायर्ड ही प्रेफर करते हैं, वायरलेस कभी कभी सिचुएशन पे जो मोबाइल लैपटॉप से या तो मोबाइल से उनको एक्सेस करेंगे, बट विद लॉट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखें नेटवर्क टाइप्स क्या होती है। नेटवर्क नेटवर्क टाइप्स के बाद हम ये देखिए इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, तीन लेयर्स बताएं। नेटवर्क के तीन लेयर्स। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, ब्रांच टू ब्रांच अगर कनेक्ट करना चाह रहे हो तो हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रानेट, राइट? एक्स्ट्रा नेट बोलेंगे मतलब मल्टीपल जो है ना, अपन ग्लोबली, मेरा एक ब्रांच दुबई में, एक ब्रांच जो है ना जर्मनी में, एक ब्रांच कनाडा में है, एक ब्रांच इंडिया में है, सिंगापुर में है, तो हम पूरा कनेक्ट करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं हम, कनेक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं, कनेक्शन का नाम क्या है, लीज लाइन। कनेक्शन लीज का नाम लाइन, लीज लाइन। टाइप ऑफ नेटवर्क क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा नेट हो गया, एक्स्ट्रानेट। राइट? और लीज लाइन का जो ऑल्टरनेटिव आया सिंगल इधर को कनेक्ट करने के लिए, वो क्या हो गया, वीपीएन। लीजन का ऑल्टरनेटिव, लीजन कॉस्टली होता ना जी, 10,000 महीने का पे करना पड़ेगा एक लीजन के लिए। तो अगर एम्प्लॉयज हमारे अगर वर्क फ्रॉम होम देना चाह रहे हैं रिमोटली वर्क करने के लिए, तो इसमें क्या हो गया, आपको कॉस्टली पड़ जाता। तो एक एक जरूर काम करना है, देना है, तो क्या करना पड़ता है अपने को, बेटर क्या है, VPN।
समझ रहे हैं? Yes. तो वीपीएन हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव एक यूजर से कंपनी को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कनेक्शन की पेमेंट क्लाइंट को खर्चा नहीं होता है, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। सिर्फ कंपनी में एक वीपीएन सर्वर चाहिए और क्लाइंट को कोई एडिशनल किसी को पे करने की जरूरत नहीं, वही एग्जिस्टिंग इंटरनेट के जरिए वो कनेक्ट कर सकता है विद अ सिक्योर एनक्रिप्टेड टनल। बोल रहे हैं, क्या बोले हम उसको? एनक्रिप्टेड टनल। Tunnel. टेक्निकल वर्ड्स तो थोड़े लिखना पड़ता है आपको भाई। वीपीएन बोल तो क्या होता है, बोल तो मैं लिखाया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी which creates virtual encrypted tunnel in existing internet, right, on existing internet। और फायरवॉल क्या होता है, नेट क्या होता है, राउटर क्यों इस्तेमाल करते हैं बताया। फायरवॉल का इस्तेमाल, फायरवॉल सबसे पहली डिवाइस है जो एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस करने दी जाती है। मतलब कोई भी हमारे एक्सटर्नली हमारे कंपनी को कनेक्ट करना चाहे तो पहली डिवाइस जो है फायरवॉल इंटरफेस करती है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जाकिर भाई आपकी पहली क्लास है, राइट? जी जी हाँ। तो थोड़ा सा स्लाइड दिख रहा ना मेरा आपको? जी हाँ। यहाँ पर देखिए मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपको। वाई वी जी यूज गूगल लिखवा है, देखिए। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक क्लासेस लिए हैं, जी जिसमें कौन सी चीज़ क्या होती है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज़ फायरवॉल, व्हाट इज़ नेट, व्हाट इज़ वीपीएन, व्हाट इज़ राउटर, मतलब व्हाट, उसके बाद क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी देख लिया। तो यहाँ पर हम ये सब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, हम थोड़ा सा यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जाकिर भाई आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी उसको, ताकि आप उसको समझने के लिए, ठीक है। ओके, नो वरीज। अभी आप कंटिन्यू जो है, जो क्लास चल रही है उसको देखिए। जी यहाँ पर देखेंगे हम, ये आज का जो टॉपिक रहेगा वही कंटिन्यूशन में रहेगा। प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं? आईटी में एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ओके। प्रोटोकॉल होता क्या है, सिंपल एक नाम दिए लोग, एक सॉफ्टवेयर को नाम सॉफ्टवेयर ही होगी, वो भी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल हम गेम खेल रहे हैं, वो भी ना गेम सॉफ्टवेयर ही है, मगर उसको गेम बोलते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन बोलते हैं उसको। अगर कोई हम व्हाट्सअप इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन बोलते हैं, मगर वो भी सॉफ्टवेयर ही है। तो उसके जी काम के हिसाब से एक नाम दिया जाता है उसको। तो ये प्रोटोकॉल भी एक सॉफ्टवेयर है। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए। नेटवर्क बोलते हैं कि दो मशीन, तो दो से ज़्यादा मशीन को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। एग्जांपल, व्हाट्सएप पे हम चैटिंग कर रहे हैं किसी और से, तो नेटवर्क हो गया ना, एक से दो मशीन, ये दो डिवाइसेस। तो जब बातचीत कर रहे हैं तो व्हाट्सएप जो है ना, चैटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप वाला जो है ना, अपने प्रोग्राम में एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है डेटा को आपके चैटिंग को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, और बताने के लिए भाई रिसीव हो गया, सेंड हो गया, अपने को दो टिक बताएगा उसमें, जी और हाँ। करे नहीं करे। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोटोकॉल काम करा। इसका काम के प्रोटोकॉल का मतलब क्या है एग्जैक्टली? एक होता है ट्रांसपोर्टर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्टर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? ऐसा प्रोटोकॉल है, सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। एग्जाम्पल, इंटरनेट के जरिए इंटरनेट पे जा रहे हैं, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पर freecss.com बोल के मैं एक वेबसाइट पे गया हूँ।
इसमें कुछ वेबसाइट के टेम्पलेट्स क्या डालना है आपको, डाउनलोड। अगर मैं इसको क्लिक करते कि पीछे एक सॉफ्टवेयर रन होता है। ये वेबसाइट कहाँ पर लॉन्च हुई है, यूएस में। यूएस में वेबसाइट उसकी रन हो रही है, उसके कंपनी उसके सर्वर पे। हम जी यहाँ से उसको एक्सेस करके ब्राउजर से एक ऑप्शन दे रहा है, बटन दे रहा है डाउनलोड। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जारी है वो सर्वर को, और वो फाइल लेकर आ रहा है, लेकर आके अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रहा है। तो वो करने वाला जो ना एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल्स में, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एक होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये जो दो प्रोटोकॉल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट के लिए ले रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर से जी डेटा को इधर से उधर ले जाना। एक एफटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, डाउनलोड अपलोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम, डाउनलोड और अपलोड के लिए। और जो भी इंटरनेट पे काम हो रहा है, जो भी डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं हम, पीछे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, एफटीपी। एफटी और जो हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, मतलब डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैं कोई वेबसाइट पे गया फ्लिपकार्ट पे, उसमें इतने इमेजेस फोटोज़ वगैरह बता रहा हूँ उसके प्रोडक्ट्स के, और मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि और ब्राउज करते जा रहा हूँ, तो मैं क्लिक करते कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। मेरे सिस्टम पर जितने भी फोटोज़ वीडियोस देख रहा हूँ डाउनलोड नहीं है, यूट्यूब पे जा रहा हूँ, सिर्फ वॉच कर रहा हूँ। कहाँ से, खाली क्लिक करते ही उनके सर्वर पर जो है, जहाँ से यूएस से अपने को आ रहा है, वो क्लिक करते ही वहाँ से प्ले कर रहा हूँ, स्ट्रीम कर रहा है। ब्राउजिंग वाला जो प्रोटोकॉल होता है, जो ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग अलग होती है। ब्राउजिंग वाला प्रोटोकॉल कौन है, एचटीटीपी। डाउनलोड नहीं करता हूँ, खाली अपने को लेके आके बताता फिर टेम्परेरी। अगर मैं ब्राउजर ऑफ कर दिया तो सब खत्म, आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है। मैं वीडियो वॉच करा बट डाउनलोड नहीं किया, तो कौन लेके आके दे रहे हैं अपने को सॉफ्ट ये फाइल्स वगैरह अपने को, एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। एफटीपी में भी टी इस्तेमाल हो रहा है, एचटीटीपी में भी टी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो गया एचटीटीपी कई के लिए। ब्राउजिंग अलग चीज़ है, डाउनलोड अपलोड अलग चीज़ है। एक मिसाल के तौर पे दिया। इसी तरीके से जब आपको ये हो गया कि अपने को समझे कि मुझे कनेक्ट करना है, रिमोट कनेक्शन प्रोटोकॉल। रिमोट कनेक्शन का प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, आप समझे कि आपका मशीन जाकिर भाई है ऑस्ट्रेलिया में और आप है मुंबई में। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मैं मेरी कंपनी जो है ना, आप लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, तो लोग बोले कि भाई आप मेरे सिस्टम जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आपको सपोर्ट दो। तो मेरी कंपनी क्या करी, सपोर्ट दे रही है आपको। सपोर्ट दे रही मतलब क्या है, यहाँ से बैठ के, मैं ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बैठ के आपके सिस्टम को कनेक्ट करके कंट्रोल करता हूँ। तो टेक्निकल सपोर्ट बोलते हैं उसको, टेक्निकल सपोर्ट। आप बोले कि भाई मेरे को साउंड काम नहीं कर रहा है, आप बोले कि भाई देखो प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, हाँ देखिए फाइल्स नहीं खुल रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर जो ना ओपन नहीं हो रहा है, परमिशन प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ भी एक बता रहे हैं प्रॉब्लम। मेरा सॉफ्टवेयर एग्जांपल, मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर बेचती है, मतलब रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेच रही है, या मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर बेच रही है, समझिए कि आपका स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेच रही है। तो समझिए कि मैं सपोर्ट ले लिया उनका, तो जो भी सॉफ्टवेयर वो चला रहे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आता तो मैं उनको कनेक्ट करना पड़ता, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है, रिमोटली इनका स्क्रीन लेके मैं काम करता हूँ। तो वैसे प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, SSH। ये किसी लिए करते हैं, फॉर लाइनक्स। अगर मैं डायरेक्ट सिस्टम कनेक्ट करना चाह रहा हूँ किसी के, और डायरेक्टली उनका कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ से बैठ के उनकी फाइल चेक कर सकता हूँ और उनकी शट डाउन कर सकता हूँ, कि फाइल को डिलीट कर सकता हूँ बैठ के यहाँ से। मैं जो आप कर सकते हैं वहाँ से मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मेरा मशीन टारगेट मशीन लाइनक्स है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता हूँ मैं, SSH। RDP और एक प्रोटोकॉल है फॉर, अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या करूँगा मैं, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूँ मैं, RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। SSH, सिक्योर शेल लेयर। RDP क्या है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल।
खाली प्रोटोकॉल का मतलब मालूम होना है क्या है, कौन से प्रोटोकॉल किस लिए काम आते हैं, ये खाली देख रहे हैं। हम इस्तेमाल करने वाले हैं, रियल टाइम में हमारे काम में आता है। जब हम जॉब करेंगे ये प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर को देखेंगे उसको। एग्जाम्पल डेटाबेस प्रोटोकॉल है। डेटाबेस बोलते मालूम, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, MySQL, Oracle, ये सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, MySQL है, SQL, ये Oracle है, ये कंपनियां जो है ना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, नाम से ये नाम से डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हमारी एक कंपनी है, समझे कि रेस्टोरेंट, एक होटल है, होटल में एप्लीकेशन है जो बिलिंग विलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी बिल कर रहे हैं एक जगह जाके जमा होना, कितना सेल किया हमें और कितने जो ना एक्सपेंसेस किया हमें, मेरे बिजनेस का पूरा ट्रांसैक्शन जमा होना, फिर महीने में या हफ्ते में मैं चेक कर लेना कि भाई कितना लॉस कितना प्रॉफिट, कितने सेल्स किया मैं आज। तो डेटा रखते कहाँ पर स्टोर करके, डेटाबेस में। बैंक में हम डेटा अगर समझे कि हमारा अकाउंट बना है तो हमारा डेबिट क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन, कितने ट्रांसैक्शन किया, कब करे, किसको दिए, क्या दिए, डिटेल रखते ना, वो कहाँ होती है स्टोर, डेटाबेस। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, हर सॉफ्टवेयर का डेटाबेस इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है, बाद में हम उसको कॉल बैक कर सकते हैं। तो कोई सॉफ्टवेयर होल्ड करता हूँ डेटाबेस, डेटा तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए उसका भी प्रोटोकॉल है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, MySQL RDP प्रोटोकॉल, MySQL प्रोटोकॉल का नाम ही MySQL प्रोटोकॉल। ऐसे ही Oracle का प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही जो ना माइक्रोसॉफ्ट SQL का प्रोटोकॉल होता है। तो आपको थोड़े से कैटेगरी दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है। अब ऑनलाइन जब भी हम पासवर्ड मारते हैं तो पीछे जो ना एक प्रोटोकॉल काम करता है, उसके पासवर्ड को एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करता है। तो वह कैसे करते हैं हम वो देख रहे हैं, उसको एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है ना, इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है, हर किसी के लिए एक प्रोटोकॉल है। तो जैसा कि हम देखिए डेटाबेस प्रोटोकॉल देखिए, रिमोट कनेक्शन प्रोटोकॉल देखिए। अब यहाँ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसमें क्या करें मालूम लो, कर्बरस प्रोटोकॉल। नाम क्या है प्रोटोकॉल का, कर्बरस। तो एक मिसाल दे रहे हैं हम, पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड मारते हैं, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर है जो आपके पासवर्ड को, यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथोराइज करेगा कि ये सही है या गलत है। तो हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, मैं कैटेगरी बता दिया हूँ। डेटाबेस प्रोटोकॉल है, या आपको नेटवर्क, आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, और आपकी जो है ना ब्राउजिंग प्रोटोकॉल है, बताएं हम प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें हम यहाँ पर। पहला देखिए हम ट्रांसपोर्ट, उसका एग्जाम्पल लिया, उसके बाद रिमोट कनेक्शंस का एग्जाम्पल लिया, उसके बाद डेटाबेस का हम एग्जाम्पल लिया, इसके बाद हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो हर एक प्रोटोकॉल अपनी अपनी जगह पे काम करे। समझे ईमेल प्रोटोकॉल है, सेंड करना है और रिसीव करना है। ईमेल जब सेंड और रिसीव करते हैं उसके लिए भी एक मुकर्रर कर दिए प्रोटोकॉल, ये सॉफ्टवेयर काम करेगा इसके लिए, तो उसको सॉफ्टवेयर बना दिए, तो उसको क्या बोल रहे हैं, SMTP सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल क्या बोल रहे हैं, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस। ये POP3 प्रोटोकॉल ईमेल लाने के लिए काम कर रहा है। और जब हम सेंड बोल रहे हैं, जीमेल में हम ईमेल दिए, लिख के क्या करें, सेंड बोल रहे हैं, तो पीछे क्या प्रोटोकॉल काम कर रहा है, SMTP। जब कोई भेज रहे हैं, रिसीव करने वाला कौन है, POP3। हमारे ईमेल बॉक्स में जो बता रहा है कि भाई ये रिसीव करें आप ईमेल बोल के,
तो कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है पीछे? POP3। हर किसी के लिए एक प्रोटोकॉल है, समझिए काम कर रहे हैं। ये पूरा बेसिक्स है जो जा रहे हैं, खाली एक डेफिनेशंस और कौन से प्रोटोकॉल क्या बोल रहे हैं हम वो देखने के लिए। ठीक है, अब हम एक प्रोटोकॉल के बारे में समझ गए। प्रोटोकॉल क्या है? सॉफ्टवेयर का एक कैटेगरी है जो एक मशीन से दूसरे मशीन को जब कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क में, वैसे सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। और जो वेबसाइट्स होती है वो भी सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल भी एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट भी सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट क्या होगी? एक एप्लीकेशन फॉर्म में बिजनेस की जो है ना आपको ट्रांसलेशन करने के लिए सहूलत देगा। और हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पे, या इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं हम, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। हर कोई एक सॉफ्टवेयर है, बट हर किसी की अलग अलग फंक्शनलिटी है। तो प्रोटोकॉल क्या हो गया? ये भी सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क में काम करता है, अलग अलग फंक्शनलिटी है उसकी। फाइन, अभी हम ये कुछ देख लिया। अब यहाँ पर HTTP एंड HTTPS इंटरव्यू में जो ना ये सवाल करते हैं कि भाई HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है। HTTP प्रोटोकॉल क्या करता हूँ ना, समझिए क्लाइंट और सर्वर बोल के डायग्राम दिया आपको। क्लाइंट सर्वर एग्जांपल, मैं सिस्टम खोला हूँ, अब मैं aws.amazon.com मारा, मैं या तो फेसबुक बोल के मारा, फ्लिपकार्ट बोल के मारा, तो क्या हो गया? मैं क्लाइंट हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? फेसबुक को। गूगल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई पेज दो, हम आपका एप्लीकेशन एक्सेस करना है। तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर अपने को डेटा लाके यूट्यूब का पेज या फेसबुक का पेज लाके देना है। तो जब लाके दे रहा है तो सादी तरीके से लाके दे रहा है, मतलब डेटा वायरों में से जो आ रहा है, केबल में से या जरिए से जो आ रहा है, वो भी जो भी मीडिया है आपका, बीच में जो है ना हैकर्स अटैक करके रॉबरी कर सकते हैं। इस टाइप के हैक को बोलते हैं मैन इन मिडिल अटैक। क्या बोलेंगे हम? मिडिल अटैक मतलब क्लाइंट सर्वर के बीच में, समझे कि मैं जो है ना एक मेरे असिस्टेंट को या मेरे सेक्रेटरी को जो है ना क्या बोल रहा हूँ कि भाई सेंड $2000 टू मिस्टर XYZ, बल्कि एक ईमेल किया। तो मेरा ईमेल एप्लीकेशन HTTP पे काम कर रहा है, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें? HTTP। तो मेरा डेटा कहाँ जा रहा है? ईमेल जा रहा है। तो बीच में से कोई भी पढ़ सकते हैं, भाई ये अकाउंट नंबर है, इनको भेजो, बल्कि सेक्रेटरी को जा रहा है। वो जाने से पहले क्या कर रहा है हैकर? वो फाइल को लिया, तब्दीली कर दिया कि भाई अकाउंट नंबर उसका डाल दिया। डालने के बाद किसको जा रहा मैसेज? हो सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बोलेंगे भाई ईमेल कहाँ से आया? बॉस के पास से आया। तो ठीक है, ओके सर बोल के बोले, ओके बोले तो क्या हो गया? सेंड कर दिया अमाउंट, किसको भेज दिए? हैकर्स को भेज दी। ठीक है, बीच में चेंज कर दिया, तब्दीली कर दी। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं टेम्परिंग, बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में क्या? टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या है? कोई चीज़ को तब्दीलियाँ कर देना, बीच में जो ओरिजिनल डेटा है उसको तब्दील कर देना। तो उसके बाद एहसास हुआ कि भाई HTTP को इम्प्रूव करना चाहिए, सिक्योरिटी हैक होने के बाद इम्प्रूव करने के लिए उसको क्या करें? HTTPS बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप कोई भी फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, वो भी कोई भी वेबसाइट एक्सेस करिए। आप अब क्या आता है देखिए यहाँ पर, मैं डॉक्यूमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या बता रहा है देखिए यहाँ पर ऊपर, क्या बता रहा है देखिए, बता रहा हूँ ना AWS में जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? अगर मैं एक्सिस बैंक में जा रहा हूँ, axisbank.com बोल रहा हूँ, ये भी देखिए प्रोटोकॉल क्या जा रहा है? ट्रांसपोर्ट जो मेरी वेबसाइट ला के दे रहा है HTTPS के थ्रू जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? HTTPS से डेटा क्या होता है? एनक्रिप्टेड होता है। टेक्निकल वर्ड क्या है? एनक्रिप्ट मतलब कोई चीज़ को छुपाना, कोई चीज़ को हाइड करना, कवर करना। एनकैप्सुलेट बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेट।
टेक्निकल वर्ड लिखना चाहिए आप लोग। एनक्रिप्टेड का माना क्या है? टू हाइड समथिंग, टू हाइड द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक टेक्निक है ये। एनक्रिप्टेड क्या है? टेक्निक है। एनक्रिप्शन और एनक्रिप्टेबल ना, एनक्रिप्शन एक टेक्निक है। इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक which hide data from unauthorized users। ठीक है। Yes, sir. और एनकैप्सुलेशन किसको बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन मतलब कोई चीज को छुपा के भेजना। एनकैप्सुलेट। एनक्रिप्टेड क्या करता है? एनकैप्सुलेट करता है डेटा को, ओरिजिनल डेटा को एनकैप्सुलेट करके भेज रहा है। तो बीच में जो मैन मेड अटैक है वो लोग रीड करते जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं यहाँ से। तो अगर उनको मालूम हुआ कि उसमें यूजर लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, बैंक आईडी है, बैंक यूजर नेम है, पासवर्ड है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली तो क्या करते हैं, वो फाइल को ले लेते हैं, लेके तब्दीली करके अपने हिसाब से काम करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बीच में रीड नहीं करना, तो क्या कर रहा उन्हें एनकैप्सुलेट कर रहा है, उसको छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट को HTTP के जरिए भेजना चाह रहे हैं, HTTPS के भेजना चाह रहे हैं। अब आपका काम क्लाउड इंजीनियर जब हम सीखेंगे, अभी स्टार्ट नहीं करें, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थोड़ी सी, जब हम क्या करेंगे, जब हमारे कस्टमर को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट होस्टिंग करने के बाद हमारा डिसीजन होता है कि भाई शुड आई गो फॉर HTTP और HTTPS। आपको मालूम होना चाहिए, सिक्योरिटी की स्टोरी मालूम होना चाहिए। यस, आई डोंट प्रेफर व्हाट HTTP, आई वांट टू गो फॉर विद व्हाट HTTPS। वो बाद में, इससे पहले से खाली बेसिक सीख ले रहे। जब बाद में आप जॉब पे जो है ना, आपके क्लाउड इंजीनियर हम सीखेंगे हम जब, तो हमारा काम क्या है, जो एप्लीकेशन हमारे कंपनी में जो बंदे बना देते हैं डेवलपर्स, वो डेवलपर का एप्लीकेशन लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्वर पे रन करना। रन करते वक्त हमारा फैसला होता है कि भाई HTTPS से भेजो या HTTPS से भेजो। तो किसे भेजना चाहिए? क्या बोलते जाकिर आप? First class. HTTPS। Yeah, yes. ठीक, It's secure. सिक्योर होता। अब यहाँ पे बेसिक समझ जा रहे हैं, यहाँ तक हम कुछ डिफाइन कर चुके ऑलरेडी। Okay. तो इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ, यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा याद रखने वाले। जनरल क्वेश्चन कभी क्या करते हैं, फ्रेशर के थ्रू अप्लाई करते हैं ना जब हम, तो जब ये चीज़ें डेफिनेशन फुल फॉर्म फ्रेशर के लिए पूछते हैं, जब हम 1 ईयर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगाते हैं या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगा के डाल रहे हैं, दे विल नॉट बॉदर अबाउट ये डेफिनेशन फुल फॉर्म, दे वांट व्हाट, बिजनेस, टेक्निकल प्रैक्टिकल चाहिए उनको। तो पैटर्न चेंज होता है क्वेश्चन का, बट बेसिकली आपका फाउंडेशन बनाने के लिए कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, कुछ चीज़ें याद करने वाले, कुछ चीज़ें समझने वाले। ये याद करने वाली चीज़ है, वो ऐसे क्या है, याद करने वाली। और समझने वाला क्या है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या है, डिफरेंस पूछते हैं, वो समझने वाली चीज़ है। वहाँ एग्जाम्पल देना पड़ता, भाई आई डोंट वांट टू मेक माय वेबसाइट टू बी सर्व और होस्ट थ्रू HTTP, आई वांट टू सर्व विद व्हाट, HTTPS। Yes. हाँ, ये OSI क्या होता है? एक नेटवर्क में जो ना डेटा कम्युनिकेशन मॉडल बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? डेटा Data communication. कम्युनिकेशन मॉडल। डेटा कम्युनिकेशन मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जब कम्युनिकेट कर रहा है, तो इमेजिन करिए आप, इमेजिन करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या मालूम, ट्रांसपोर्टर। एक कंपनी जो ट्रांसपोर्टर होता है, लॉजिस्टिक जो बोलते हैं, समझिएगा मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को सामान भिजाना चाह रहा हूँ, तो एक ट्रांसपोर्टर को भिजा रहा हूँ कि भाई यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भिजाना है, एयर कार्गो से हो या कहीं से भी हो, एक अपने को भिजाना है। तो मैं सामान कुछ भिजा रहा हूँ कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स है, तो मैं जब भिजाना चाह रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टर को जब देता हूँ, तो उन्हें क्या करता हूँ, उन्हें बताया कि भाई मैं एक बॉक्स में दिया पूरे, एक समझे एक कैरी बैग में दिया, एक थैली में दिया मैं, या एक बड़े बड़े कंटेनर में दिया, तो उन्हें बोलता कि पूरे निकाल दो। हमारे कंटेनर में डिसिप्लिन जाता है, हर किसी का साइज़ कितना बनेगा, 4 किलो होना, और क्या होना साइज़, राउंड स्क्वायर जो होता है उसका साइज़ एक स्पेसिफिक होता है, बॉक्स टाइप में होना चाहिए। तो इतने बॉक्स डालना पड़ता, हम लोग बना लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। एयरपोर्ट भी होता ना, एयरपोर्ट पे भी रैपिंग करते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई इतने साइज़ का होना चाहिए एक चीज़। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट के लिए हम समझे कि इमेजिन करो हमारे सिस्टम से एक फ़ोटो भेज रहे हैं, तो फोटो कैसे जाती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही है ना, तो वो सिस्टम समझाने के लिए OSI लेयर बोल रहे हैं। मेरा ब्राउजर पे मैं जब फोटो देख रहा हूँ तो उसको सेंड बोल रहा हूँ, किसी के पास भेजा रहा हूँ, तो वो फोटो जो है ना 1 MB की साइज वो है, 1 MB फाइल। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टर प्रोटोकॉल है जो ले जाने वाला है वहाँ भेजने वाला,
तो उसके भी रूल्स है। प्रोटोकॉल का डेफिनेशन जो बोलते हैं, ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ए नेटवर्क सॉफ्टवेयर विच हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स है उसके, क्या रूल्स है? वhenever के 1 MB की फाइल नहीं जाती है, उसको ब्रेक कर लेते हैं 4 हिस्सों। तो फोटो क्या होती? 4 हिस्सों में ब्रेक वाली। तो इंटरनली जो अपना डेटा जाता है, रियल शक्ल में नहीं आता, बाइनरी शक्ल में 010101 की शक्ल में जाता है। तो क्या करता है वो फाइल को, डेटा फाइल क्या करता हूँ, टुकड़े कर लेता हूँ। टुकड़े करके उसको क्या करेंगे, वो पैकिंग करेंगे ना, Yes. पैकिंग करेंगे, छुपाना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसको एनक्रिप्टेड मतलब टुकड़े करेंगे। और हर टुकड़े क्या हो रहे हैं मालूम, यहाँ पर पैकेट बोलते हैं, टेक्निक वाले अपने क्या बोलते हैं, जब ये मैं सिस्टम में सेंड कर दिया, केबल के थ्रू जा रहा है, समझिए वो गए तक, सेकेंड सिस्टम तक गए तक, दरमियान में जो डिवाइसेस है वो पूरे क्या होंगे, पैकेट की शक्ल में जा रहा हूँ, इस शक्ल में पैकेट। तो यहाँ पर डेटा पैकेट्स को क्या कर रहे हैं, पैकेट को छुपा देते, एनक्रिप्ट करते, क्या करते हैं, Encrypt. एनक्रिप्ट करते। तो यहाँ पर उसको टुकड़े कर दिए, एनक्रिप्ट कर दिए, करके ट्रांसपोर्ट में केबल में डालते जा रहे हैं। तो अपने सिस्टम से बाहर निकल जा रहा हूँ केबल के जरिए। अब केबल में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा हूँ। तो जब जा रहा है तो उसको पैकेट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से जाके फिर और एक डिवाइस को जाएगा, स्विच, नेटवर्क के स्विच को जाएगा। जैसे कि हम कभी भी देखते हैं, हम हमारे पास क्या होता है, वाईफाई राउटर होता है, वाईफाई राउटर में जा रहा है, नेटवर्क स्विच बोलेंगे उसके, वाईफाई राउटर बोल सकते हैं। तो उसमें जाते क्या होता है, उसमें फिर उसका फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर वहाँ से चेंज हो गया, कर रहा है फिर दूसरी जगह जा रहा है, बाहर निकल गया वाईफाई राउटर से, बाहर निकल के आईएसपी के पास जा रहा है। आईएसपी मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके पास सिम कनेक्शन लिए, एयरटेल है, जियो है, उनके पास जा रहा है, एक्ट फाइबर है। तो वहाँ पर गया, वहाँ से उनके डिवाइसेस में घूमते हुए कहाँ जा रहा हूँ, एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मतलब मैं सेंड कर रहा हूँ, फोटो कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भेजना चाह रहा हूँ। तो इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। केबल में जा रहा है तो एक लेयर हो रहा है, हमारे सिस्टम पे हम जो देख रहे हैं उसको लेयर बोल रहे हैं। हमारे सिस्टम में जब रहेंगे उसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, ये हमारे सिस्टम में डेटा है फोटो की शक्ल में, ठीक है। जिसको भेजा तो उसमें से निकल रहा है बाहर, कहाँ जा रहा है, केबल के थ्रू जा रहा है ना। केबल थ्रू जाने के बाद बीच में एक बॉक्स मिल रहा है, हम उसको राउटर बोल सकते हैं, या तो वाईफाई राउटर, स्विचेस, कुछ भी हो। फिर उसके बाहर निकल के आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के वेरियस डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस होते हुए जाना पड़ता है, एड्रेस ढूंढना पड़ेगा उसको, ऑस्ट्रेलिया को कहाँ जाना है। तो उसको पास होने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस होके इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो वर्ल्ड वाइड क्या है, डेटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी नेटवर्क फैला हुआ है, इंटरनेट। तो वहां Wow. पहुंचने के बाद, दूसरे मशीन को पहुंचने के बाद क्या हो गया, आपको वहां पर भी कोई डिवाइस है जाने से पहले, फिर जाके आपके सिस्टम में जाके एंट्री हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब डेटा रह रहा है, डेटा जब जा रहा है, छोटी छोटी टुकड़ों में जा रहा है, तो हम क्या करें उसको, एक फोटो टुकड़ों में होगी, उसके बाद हम डेटा, वैसे ही डेटा जाता है, टेक्निकल वर्ड है। तो यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल डेटा यहाँ पर फोटो दिख रही है, देख रहे हैं, उसको भेज देगी अपने सिस्टम में से, जो है ना, जब बाहर निकल रहा है तो किस शक्ल में निकल रहा है, पैकेट्स। तो ये जो कम्युनिकेट करने वाला जो प्रोटोकॉल होता है हमारे सिस्टम में, जो है क्या है, प्रोटोकॉल का नाम क्या है। हर सिस्टम में, आपके iOS में, आईफोन्स, एंड्रॉयड, विंडोज, लिनक्स में, कोई भी डिवाइस हो, हर किसी में सॉफ्टवेयर एक डला हुआ है, एक सॉफ्टवेयर होता है हमेशा, उसको क्या बोल रहे हैं, TCP/IP। जो कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, ये TCP/IP सॉफ्टवेयर, लाइनक्स, विंडोज और आपके मैक, हर किसी में सॉफ्टवेयर डला हुआ है। इसका काम क्या है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना। कैसा करना, टुकड़े करना, उसको फिर रैपिंग करना, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनक्रिप्शन बोल रहे हैं, छुपाना, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता के को छोड़ना, और उसके ऊपर स्टैंपिंग भी करते हैं। क्या करते हैं,
इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, जा रहा आ रहा कहाँ से, जा रहा कहाँ से, फ्रॉम और टू की स्टैम्पिंग होती है। तो फ्रॉम का है मतलब इसका सिस्टम का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कौन सा जो सिस्टम भेजने वाला है उसकी आईपी एड्रेस, उसका मैक एड्रेस, फिर वहाँ जाने वाला सिस्टम का भी आईपी एड्रेस डालता हूँ, भाई जाने वाला कहाँ पर है, ये मशीन पे, ये सिस्टम पे। तो हर बॉक्सेस पे क्या होता है, फ्रॉम और टू, उसको क्या बोलते हैं, हेडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें करा क्या, देखिए पैकेट बना दे रहा उसका, फिर एनक्रिप्ट कर रहा है, राइट, फिर क्या कर रहा है, हेडर डाल रहा है, हेडर इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्टैंपिंग बोल रहे हैं, हेडर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से ये ट्रैवल हो जाएगा। अब ये जगह पे जब है उसको क्या बोल रहे हैं हम, लेयर, कौन सा लेयर बोल रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डेटा यहाँ पर है, जब केबलों के जरिए जा रहा है, गुजर रहा है, तो वो लेयर क्या बोल रहे हैं, फिजिकल लेयर बोल रहे हैं, फिजिकल लेयर। और जब हमारे नेटवर्क के स्विच जहाँ केबल लगे हुए रहते हैं बॉक्स में, उसके जरिए आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, डेटा लिंक लेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डेटा लिंक लेयर। केबल में जब भी जा रहा है तो उसको फिजिकल लेयर बोल रहे हैं। जब स्विच बॉक्स में जा रहा है, जो बॉक्स में मल्टीपल कनेक्शन लगते हैं ना, तो बॉक्स को हम नेटवर्क स्विच बोलते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या करता हूँ, बीच में डिवाइस होती है आईएसपी के पास, इसको बोलते हैं राउटर्स बोलते हैं, जो डिसाइड करता है कि भाई कौन सी रूट सही है ऑस्ट्रेलिया फास्ट जाने के लिए, राउटर डिवाइस। तो ये राउटर डिवाइस पे जो डेटा जाता है तो उसका भी नाम जो है ना उसका चेंज हो जाता है, क्या बोलेंगे उसको, नेटवर्क लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, Network layer. नेटवर्क लेयर। तो इस तरीके से लेयर नाम दे रहे हैं, अलग अलग लेयर है, अलग अलग जगह पे दे रहे हैं। तो ये तरीके को क्या बोल रहे हैं, मान लो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI कनेक्शन। तो पहला क्या है, जो 4-3 बॉक्स दिया ना हर एक बॉक्स में, वो क्या है अपना होस्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर समझिए, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन। हमारे सिस्टम में जो फाइल देख रहे हैं अपन ओरिजिनल शक्ल में, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन। आपने उस पे है डेटा, बाहर नहीं निकला, जब बाहर निकल जाता है, ट्रांसपोर्ट कौन करने वाले, टीसी पे की शक्ल में करने वाला, पैकेट शक्ल में करने वाला, तो नेटवर्क के थ्रू भेज रहा है। बाहर निकलने के बाद जो है स्विच पर गया, बॉक्स पे, राउटर के थ्रू पास हो गया, फिर क्या आ गया, केबलों के थ्रू पास हो रहा है। तो नाम रख दिया उसके, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा आपका इधर जा रहा है, तो हर जगह को क्या करे, एक नाम रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, लेयर बोले। कितने लेयर्स में डिवाइड कर दिया, 7 लेयर्स। आसमान कितने लेयर्स में, 7। अर्थ कितने लेयर में, 7 लेयर। वाटर कितने लेयर में, ओशन 7 लेयर में। तो ऐसे ही याद रखने के लिए OSI कितने लेयर्स में, 7 लेयर्स। तो यहाँ पर हो गया है लेयर 1, लेवल 2, लेयर 3। ये खाली इन्फॉर्मेशन है याद रखने के लिए, कहीं आपको जो ना टेक्निकल प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। समझने वाली चीज़ क्या थी वो आपको, HTTP HTTPS थी। ये खाली डेटा बनाए कैसा, टेक्नोलॉजी, डेटा फ्लो कैसा हो रहा है बोल के बता रहे हैं। लिख लीजिए हेडिंग, OSI लिखिए, 7 लेयर्स बोल दीजिए, लिख लीजिए OSI 7 लेयर्स। कौन सा लेयर है, नंबर 1, उसको नंबर 7 बोलेंगे, ऊपर से नीचे आता लेयर्स। तो 7 लेयर कौन सा है, एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये 7 लेयर्स हैं। खाली लिखना है बस, OSI लेयर हैविंग 7 लेयर्स। नेम्स क्या है उसके, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ये इंटरव्यू में हो सकता है, आपको बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका कोई कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट याद रखने वाली चीज़ है, डेटा जाता कैसा है, नामा दे रहे हैं, पैकेट किसको बोलते हैं हम, ये चीज़ के लिए। ठीक है, ठीक है। सिंपल लिखना, OSI लेयर, 7 लेयर होते हैं कम्युनिकेशन के। ये लेयर क्या है, कम्युनिकेशन लेयर से। तो कितने लेयर से, एप्लीकेशन 7वां है, 6वां क्या है, प्रेजेंटेशन, 5वां सेशन, ट्रांसपोर्ट 4था है, नेटवर्क 3rd है, L7, L5, L6, L4, L3, L2, L1। L1 क्या अपना फिजिकल लेयर, केबल्स के जरिए जा रहा है।
अब हम क्या करना है, बेसिक फाउंडेशन बताया मैं, एक है क्लाउड फाउंडेशन, फिर दूसरा जो फाउंडेशन है नेटवर्क फाउंडेशन। अभी नेटवर्क की बात करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात करना है, क्योंकि आज सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के बारे में समझना जरूरी है। अब सिक्योरिटी समझने के लिए देखिए, क्या समझना टॉपिक अपनी सिक्योरिटी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ समझना है। एक होता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब हर फील्ड के एक वर्ड होते हैं, जैसे कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलेंगे तो नाम अलग ही होगा। डर्मेटोलॉजी मतलब एक डिपार्टमेंट है, एक स्टडी है, राइट। और समझ न्यूरोलॉजी बोल रहे हैं हम या साइकोलॉजी बोल रहे हैं, तो उनके चीज़ों के लिए ना, उनके फील्ड के हिसाब से एक उनकी टर्मिनोलॉजी होती है। तो आईटी में भी जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हम वल्नरेबल बोल रहे हैं। वल्नरेबल किसको बोलते हैं, वीक, कमजोरी। हमारा एक वाईफाई राउटर खरीदे हम मार्केट से, वाईफाई राउटर खरीदे हम, और जो सस्ता रहा वो ले लिए, और इंटरनेट एक्सेस हो गया, बस काफ़ी है। बट हम उसकी वीकनेस के ऊपर और नहीं कर रहे, क्या वो वल्नरेबल है, क्या वो टेस्टेड है सिक्योरिटी। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी किसको बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो है ना कमजोरी हो, कई कमजोरी, उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इसी तरीके से। एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम 1000 के नोट दे दिया, भाई दुकान को भेज दिए, क्या हो गया, उसको वल्नरेबिलिटी, मतलब वो वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब कोई भी जो ना उसको बहला के गुस्सा भी करके जो ना उसके पास से ले सकता है। आई समझे बात। तो वैसे वर्डों को इस्तेमाल करें। वल्नरेबल क्या हो गया, वीकनेस इन ए सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, किसी भी सिस्टम में हमारे एक कमजोरी है, विच कैन बी इजीली कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब क्या है, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मतलब हम उसको जो है ना वो बोल सकते हैं, हम इसको डोमिनेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, या तो जो ना उसको हासिल कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वल्नरेबल टर्मिनोलॉजी आ रही है यहाँ पर। मैं बोला कि मेरे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, भाई दिस डिवाइस इज वल्नरेबल, डोंट यूज इट, डोंट गो टू द वेबसाइट, इट इज़ वेरी वल्नरेबल। इसका मतलब क्या है, वो बहुत कमज़ोर वेबसाइट है, तुम एक्सेस करेंगे, हो सकता है वायरस आपके सिस्टम में आ जाए, क्योंकि वो कमज़ोर है, प्रोटेक्टेड नहीं है। तो शायद वायरस हैकर्स वगैरह अटैक करके जो ना उसको वीक बना दे उसको, और उसके ज़रिए आपके सिस्टम को वीक कर दे, तो वो साइट पे मत जाइए, राइट। तो कंपनी में क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नेटवर्क जब खरीदते हैं तो एक टीम होती है, उसको बोलते हैं पेन टेस्टर, बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट किसका मतलब क्या है,
जो हर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है। तो वो जॉब क्या होता है? पेन टेस्टर, पेनिट्रेशन टेस्ट। जो करने वाला बंदा होता है क्या करता है? वल्नरेबिलिटी चेक करता है उसकी। भाई मार्केट में से जब भाई बोले कि भाई क्या होता है, हैकर्स क्या करते हैं, अगर उनको जरिया नहीं मिला अंदर जाने का तो क्या करते हैं, मार्केट में कोई चीज़ डिवाइस बेचते हैं, कंपनी को सप्लाई कर देते हैं, इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वीकनेस डाल के छोड़ते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डाल के छोड़ दिए। तो क्या हैकेबल है या नहीं है? जैसे मार्केट से हम वाईफाई राउटर ऑनलाइन ले रहे हैं, बट मालूम ही नहीं हमको भाई वो वल्नरेबिलिटी मतलब प्रोटेक्टेड है ही नहीं है। तो कंपनी में क्या करते हैं, बहुत रिस्की होती है, इसलिए चेक करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जो सिक्योरिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट, जिसमें एक रोल होता है पेन टेस्टर, पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है ना? और कुछ टर्मिनोलॉजी देखने के लिए हम जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर किसको बोलते हैं? मालवेयर, मालवेयर मतलब माल का मतलब क्या है? मलिशियस। मलिशियस मतलब ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है। मलिशियस, सस्पिशियस जो बोलते हैं, शक व शुबा है वो कुछ खतरा हो सकता है उससे, उसे मलिशियस बोलते हैं। वेयर का मतलब हमेशा सामान को बोलते हैं, किचन वेयर बोल रहे हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में जो इस्तेमाल करते हैं वेयर। तो मालवेयर जो बोल रहे हैं, मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मालवेयर वो इसको क्या बोल रहे हैं? मलिशियस सॉफ्टवेयर which can be harmful to your machine, network, data, किसको भी हार्मफुल हो सकता है। उसमें कुछ मलिशियस एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल क्या है? स्पाईवेयर, जासूसी करना। ये सॉफ्टवेयर नुकसान बनाने, नुकसान करने के लिए, ये भी मलिशियस है। मगर अटैक हर चीज जो है ना, जो वायरस होता है, जो सॉफ्टवेयर बैड सॉफ्टवेयर होता है, खाली तबाह करने के लिए नहीं है, सिर्फ जासूसी करने के लिए वो तबाह जरूर, सिर्फ जासूसी। मतलब सिस्टम में वायरस आना है मगर आपके सिस्टम को किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, खामोशी से आपकी मॉनिटरिंग करता है, क्या यूजर नेम मार रहे हैं, पासवर्ड क्या मार रहे हैं, कितना डेटा भेज रहे हैं, कहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ईमेल किसको भेज रहे हैं, आप कौन से फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, खाली इन्फॉर्मेशन देते रहना है, स्पाईवेयर बोलते हैं। और क्या है आपको? रैंसमवेयर बोलते हैं। रैंसमवेयर क्या करता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है रैंसमवेयर, बेसिकली रैंसम का मतलब डिमांड करना, कोई डिमांड करना। डिमांड करना, रैंसम। रैंसम मतलब कहीं किसी को कितने ब्लैकमेल पैसे करते आपका? हैं, बोल रहे कि भाई तुम्हारा जो है ना कीमती सामान मेरे पास है, अगर होना तो इतने पैसे दो, ले लो। कोई गाड़ी ले ली हमारे पास से, रास्ते में से गाड़ी लेके लेके कब्जा कर ली, चाबी कर ली और लेके बोले कि भाई अगर उसको होना है चाबी, आप गाड़ी होना है, क्या करो, इतने पैसे दो मेरे को। अब फ्लिपकार्ट, आप जैसे कि कोई भी कंपनी है, तो ये कॉमन वायरस मार्केट में चल रहा था, एक 3 साल पहले बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो इसमें क्या होता है, समझे कि मेरा अकाउंटेंट है जिसमें कंपनी में जो है ना एंट्री हो गई उसकी, और अकाउंट 4 साल 5 साल से मेंटेन करें, वो पूरे अकाउंट की फाइलों क्या करा उन्हें, बंद कर दिया, लॉक कर दिया, एनक्रिप्ट कर देता, आता फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता उसकी टेक्निक से। अब मैं सेकेंड डे खोलने जा रहा हूँ फाइल को, तो क्या बोला उन्होंने? परमिशन डिनाइड, फाइल कैनॉट, मेरी फाइल और मेरे को बोल रहा है कि परमिशन डिनाइड, मेरा सिस्टम है। तो कौन करे लॉक? ये एक सॉफ्टवेयर है, वो लॉक करके एक मैसेज आता, ईमेल आता, नहीं तो स्क्रीन पे मैसेज आता है, क्या मैसेज आएगा? प्लीज कॉन्टैक्ट इफ यू वांट योर फाइल गेट बैक, यू हैव टू ट्रांसफर मनी दिस टू दिस अकाउंट। इतना टाइम देता हूँ, 2 घंटे का टाइम देता हूँ, आप क्या करते कर लो। तो इसको क्या बोलते हैं? रैंसम अटैक्स बोलते हैं, रैंसम अटैक। ऐसे सॉफ्टवेयर
जो आपके फाइलों को कब्जा कर लेना और पैसे डिमांड करना। वॉर्म क्या करते हैं, आपके सिस्टम में आकर डुप्लीकेट होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। क्या होते हैं, डुप्लीकेट। पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव चले गया। मैं सिस्टम, एक मेरे 4 सिस्टम लगे हुए मेरे कंपनी में, या 100 सिस्टम या 1000 सिस्टम लगे हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट है। तो जो भी डिपार्टमेंट नेटवर्क में कनेक्टेड हो गए तो पूरे के पास गया, तो उसे क्या बोलिए, वॉर्म। इन्हें क्या करता है, सिस्टम को अपने आप को डुप्लीकेट कर देता, फैलते रहता, सिस्टम को स्लो कर देता, परफॉर्मेंस। तो ऐसे अलग 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 वायरस के स्पाई, मालवेयर बोलते हैं, राइट, वॉर्म। ऐसे ही चीज़ें आपको जो है ना ट्रोजन्स बोलते हैं, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, बॉटनेट्स, एसक्यूएल इंजेक्शन और फिशिंग। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन किसको बोलते हैं, समझिए मैं फ्लिपकार्ट को हैक करना चाह रहा हूँ। अब फ्लिपकार्ट को हैक करने के लिए मैं उसके नेटवर्क को ट्राई कर रहा हूँ, तो एंट्री नहीं हो सक रहा हूँ, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो बोलता हूँ कि भाई इसके सॉफ्टवेयर के जरिए जाएंगे, सॉफ्टवेयर तो एक्सेस दे रहा ना, सॉफ्टवेयर लोग तो एक्सेस कर सकेंगे, तो उसके सॉफ्टवेयर के जरिए अंदर जाएंगे, दाखिल होंगे। तो फ्लिपकार्ट में रजिस्ट्रेशन बोल के दिया, एक क्लिक आपको ऑप्शन देगा रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आप यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर कुछ भी देता हूँ। वो बॉक्स में एक कोड मारते हैं, कोड मारते ही जो ना, अगर फ्लिपकार्ट की प्रोग्रामिंग सही सिक्योरिटी से नहीं हुई, वल्नरेबल रही, वो कोड मारते ही वो कोड जो ना एंटर होता है डेटाबेस में। डेटाबेस में जो भी प्राइसिंग है आपके आपके फ्लिपकार्ट के जो ना बैंक डिटेल्स है, ऊपर से निकालता हूँ। समझिए फ्लिपकार्ट का बिजनेस जो ना बिलियंस में हो रहा है पर डे, बिलियंस में पर डे हो रहा है। आप गूगल, आप मोबाइल खोल के मार दीजिए, इंजेक्ट पर डे इन इंडिया कितना अर्न कर रहा है फ्लिपकार्ट, तो बिलियंस में जो बिजनेस हो रहा है इसका। अगर समझिए कि वो चेंज कर दिया अकाउंट नंबर, सब लोग जो ना पेमेंट करें, हैकर के पेमेंट में चलेगा, तो एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत डेंजर अटैक होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या करता है, सॉफ्टवेयर के जरिए एंट्री होना, डेटाबेस में अटैक करना है, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन छीनना है या देखना है, तो उसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। उसके बाद क्या होता है, बॉटनेट, ज़ॉम्बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी। ये गेम वगैरह में जो इस्तेमाल करते नामा देते थे, ज़ॉम्बी, सुने क्या हाँ नाम, मतलब क्या इसका, ज़ॉम्बी जब भी देखते फोटो, आप उसके हेड नहीं होते, सराहने होते लोग। ज़ॉम्बी मतलब खाली चलते रहते, अटैक मतलब खाली अटैक करते, किसी को अटैक करते मगर उनका सर नहीं होता। तो ज़ॉम्बी किसको बोलते हैं हम, जैसे कि हमारे सिस्टम से, हमारे सिस्टम जो है ना, अगर मोबाइल हमारे सिस्टम हैक करेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। अगर कोई पॉलिटिशियन के सिस्टम वगैरह मोबाइल हैक कर दो, ज़्यादा मिलेंगे पैसे। तो हैकर किसके ऊपर नजर रखेंगे, भाई बड़े बड़े पार्टीज, बड़े बड़े जो है ना मिलियनर्स बिलियनर्स के ऊपर रखेंगे। तो हमारे अगर नॉर्मल यूजर्स के जो है ना, अगर मोबाइल्स को हैक करेंगे उनको कोई फायदा ना होगा, और फिर भी हैक करते, हैक करके खामोश बैठे हुए रहते, आपके सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते, आपका सिस्टम कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। कब इस्तेमाल करके आप सिस्टम का बस इस्तेमाल करते, जब उनको समझे कि एक काम दिया गया, भाई आई वांट टू स्टॉप, और आई वांट टू स्टॉप व्हाट, फ्लिपकार्ट के बिजनेस को ऑफ कर दो बोल के अमेजॉन, समझोगे क्या दिया, एक काम दिया हैकर, मेरा ओपोनेंट है भाई, कुछ पैसे कमा रहा, प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बिजनेस को, तो अगर उसको अगर डिस्टर्ब करना है फ्लिपकार्ट को, तो मिसाल के तौर पे एक अपने पास कोई बिजनेस, समझे कपड़ों की शॉप है, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा हूँ, उनका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, ऑफर अच्छे आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिस्टर्ब करने के लिए इतनी पब्लिक भिजा रहा हूँ, वहाँ पर बैठने की कैपेसिटी जो है ना सिर्फ कितनी है, 100-200 लोगों की कैपेसिटी है। मैं कितनों को भेज दिया, मैं 4000 लोगों को भेज दिया। तो इसमें क्या होता, मतलब बिजनेस देखा खत्म होता हूँ, मतलब 4000 जो गए परचेस करने कैसे नहीं गए, अरे टाइम पास करने के लिए गए। तो क्या हो गया, वो भी अटैक एक किस्म का, तो बिजनेस ड्रॉप होता होगा, उस टाइम मैं भी ऑफर डालता। तो उसमें पब्लिक जो खरीदने वाली पब्लिक असल, वो क्या करते, वेट नहीं करते, सीधा
निकल जाते बाहर, निकल के बाहर देखते बाहर वो ऑफर चला, ठीक है फाइन, तो बिजनेस डाइवर्ट हो गया नहीं हुआ। तो ये जो है ना इंटरनेट पे भी ऐसे अटैक्स होते हैं। आप क्या कर रहे हैं मालूम, अब हैकर के पास पब्लिक कैसे आएंगे, वो लोग हैक करके चलते पहले से, वो जो मशीन आपके मशीन को मेरे मशीन को हैक कर लेते, जब अटैक करना है मेरे और आपकी मशीन को इस्तेमाल करते हैं अटैक करने में, तो इतने रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्लिपकार्ट के पास इतनी ट्रैफिक जाती है, उन्हें खुश ज़्यादा ट्रैफिक देख के मिलियंस और बिलियंस लोग मेरे पास आ रहे हैं भाई, और आ रहे क्या खाली खाली डिस्टर्ब करने के लिए, सर्च वर्च करने के लिए आ रहे हैं। तो वो लोग सॉफ्टवेयर के जरिए भेजते थे ट्रैफिक अपने सिस्टम के जरिए, एक एक आईपी एड्रेस का अलग 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 रिक्वेस्ट जाती एक एक मशीन से। तो इसमें क्या होता है, फ्लिपकार्ट अगर इसकी कैपेसिटी 1000 या 1 मिलियन की जो है ना रिक्वेस्ट को कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है, उसको अगर 4 मिलियन भेज दें तो क्या होता है उसमें, फ्लिपकार्ट डाउन आता। फ्लिपकार्ट सब जगह ऑफर दिया 80% अप टू 80% डिस्काउंट बोला, तो ट्रैफिक तो पहुंच जाएंगे सेल के लिए, तो मैं वो टाइम ही डिस्टर्ब कर देना उसको, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अमेजोन के पास क्रेडिट डेबिट आती पूरे लोग, अमेजोन भी क्या करता है वो टाइम ऑफर देता है। तो बोलने का मतलब एग्जाम बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जॉम्बी किसको बोल रहे हैं, हमारे मशीनों जिसके पास ब्रेन नहीं है, हमारा मशीन कंट्रोल किया जा रहा है, कोई दूसरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, दूसरे लोग, मैं हैकर जो ना इस्तेमाल करता है हमारे मशीन, हमारा मशीन क्या बनेगा, बॉटनेट, ये ज़ॉम्बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, zombie, आपको क्या बोलते हैं, यूज टू डू व्हाट, डीडीओस अटैक, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। एक अटैक का नाम दे दिया, कि एक नाम है इसको इंजेक्शन एक नाम दे दिए, क्योंकि अलग तरह काम कर रहा हूँ, ये अटैक अलग काम कर रहा है, हर डिस्टर्ब करने के लिए, सर्विस को बंद करना है, क्या करें, डीडीओस अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है ना हासिल करना है सिस्टम में से आपके, तो एप्लीकेशन थ्रू जा रहा हूँ, स्लो कर देना है, वॉर्म वायरस है, रैंसम है, लॉक कर देना है, पूछना है कि भाई पैसे दो खोलता हूँ, स्पाईवेयर है, कल जासूसी करना, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर पे इतने आसान हो गए हैक करने के लिए, हैकिंग करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं मार्केट में। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई किसी का मोबाइल हैक करना चाह रहा हूँ, और यहाँ से बैठ के मैं उनको पता भी नहीं चल रहा, उनका कैमरा भी रीड करना, ऑडियो भी रीड करना, उनकी ऑपरेट कर सकना, उनके एसएमएस रीड कर सकना, और उनके जो है ना आपकी ईमेल रीड कर सकना, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और किसको भी हम डिलीट करना चाह रहे हैं या फाइल को कॉपी करना चाह रहे हैं भेज सकते हैं, किसके मशीन को, दूसरे डिवाइस को। तो इतने सॉफ्टवेयर निकल गए मार्केट में, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, आप मोबाइल को जो है ना अपडेट करते रहना है, और अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, व्हाट्सएप पे लिंक आ गया, आईफोन्स जो है ना क्या हो गया है, सिर्फ 500 रुपये में बिक रहा है, ऑफर है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफर है, उसका ऑफर है, फ़ौरन क्लिक कर दिए, क्या हो रहा है, सिस्टम आपका मोबाइल हैक होता है, मगर हैक होते कि इफेक्ट नहीं होता था फ़ौरन, आपका सिस्टम हैंग होता ना कुछ मालूम होता, उन्हें अंदर एंट्री ले लेते, कंट्रोल जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हो सकता है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आजकल जो है ना अपन अकाउंटिंग पूरा कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स, फ़ोन पे है, जी पे है, यूज़र नेम पासवर्ड मालूम होगा तो फिनिश, आप देखे तक जो ना सुबह तक परेशानी आती है आपको। तो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोटेक्शंस, तो इसलिए हम सीख रहे हैं, नामा सीख रहे हैं, स्पाईवेयर क्या होता है, रैंसम क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, बॉटनेट क्या होता है, ज़ॉम्बी बोलते हैं उसको, या तो डीडीओस अटैक क्या है, अटैक करने के तरीके जिसमें ज़ॉम्बी इस्तेमाल करते हैं, बॉटनेट इस्तेमाल करते हैं आगे वाले की सर्विस को ऑफ करने के लिए। वैसे आप क्या बोलते हैं, DDoS, क्या बोल रहे हैं, मैन इन मिडिल अटैक, क्या बोल रहे हैं, man in middle attack, मतलब अभी मिसाल दिया था मैं, एक बॉस सेक्रेटरी को जो ना मैसेज भेज रहा कि भाई एक $1000 जो ना या $10,000 किसी और को भेज दो, तो बीच में क्या होगा, डेटा जो ना कैप्चर हो गया बीच में, क्यों, डेटा अगर एनक्रिप्टेड नहीं करे तो बीच में क्या होता, कोई भी रीड कर लेते, रीड करके क्या करते, तब्दीलियाँ कराते उसको, तब्दीली करने की चीज़ क्या टेक्निकल वर्ड में क्या बोल रहे हैं, टेम्परिंग। एक टेक्निकल वर्ड आ गया ना आपके, कम्युनिकेशन फटाफट फटाफट करता है, अगर समझो इंटरव्यू अगर इससे बड़ा इस्तेमाल कर रहा, टेम्परिंग, यू नो बट योर मेल कैन बी टेम्पर्ड, हाउ डू यू प्रोटेक्ट, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेम्परिंग मतलब
अगर आपका ईमेल, आपका मैसेज कोई तब्दीली कर दिए तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसका? तो वर्ड लिख लेना, टेम्परिंग का मतलब क्या है। क्लियर? पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग? टेम्परिंग किसको बोलते हैं, डीडोस किसको बोलते हैं, बॉटनेट किसको बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में एक तरीके से लिख लो। एक अटैक के नाम है ये पूरे। मैन इन मिडिल अटैक। तो मैन इन मिडिल अटैक का जो अटैक होता है उसकी प्रोटेक्शन क्या है बोलिए इसमें, प्रोटेक्ट करने के लिए? HTTP, डेटा को एनक्रिप्ट, वेबसाइट HTTPS इसके थ्रू भेजना, yeah, HTTP, और FTPS फाइल ट्रांसपोर्ट, डाउनलोड अपलोड किसे होना चाहिए? FTPS। और एक अटैक होता है फिशिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, क्या बोलते हैं? ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक किसको बोलते हैं मालूम? आपके यूजर आईडी पासवर्ड को हैक कर लेना। क्या करना है? आपके यूजर आईडी पासवर्ड को क्रैक करके अंदर घुस जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर। पासवर्ड पड़ा हुआ है तो पासवर्ड को ज़बरदस्ती ब्रेक करना है। डिक्शनरी का मतलब क्या है? मिलियंस ऑफ यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, उसको कॉम्बिनेशन से मैच करके जो ना आपको पासवर्ड बाईपास हो जाता है। क्रैक नहीं कर रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं उसको, बाईपास कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं उसको। डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। फिशिंग अटैक क्या हो गया? www.facebook.com बोल के मारा, मारते क्या हो गया उन्हें? वेबसाइट ला के दी आप, दिख रही क्या वेबसाइट? फेसबुक की तरह दिखती पूरी, उसका पेज, उसका कलर, उसके बटन सब दिखते हुए चीज़। और हो रहा क्या? फेसबुक आप रिक्वेस्ट करें, उन्हें क्या करा, दूसरा पेज ला के दिया आप क्या समझ रहे हैं? फेसबुक का पेज है बोल के यूजर नेम पासवर्ड मार दे, मारते यूजर नेम पासवर्ड कहाँ जा रही हो? हैकर कुछ ले रही हो, तो आपका पेज हैक हो गया ना। फिशिंग मतलब शिकार करना। तो इस तरीके से आपको जो है ना फिशिंग अटैक्स होते हैं। तो केयरफुल रहना, जब भी पेज मारे तो यूआरएल को देख लेना। यूआरएल facebook.com है या नाम चेंज कर दिया, कैपिटल स्मॉल कर देता, या फेसबुक 2 बोल के रहता लास्ट में, या एफ से पहले क्या करता हूँ, फेसबुक क्या क्या करता है, FACE नहीं लिखता, बुक लिखता हूँ, पढ़ता हो क्या लिखते हैं अपन? फेसबुक समझते हैं, तो स्पेलिंग चेंज कर डालते लोग। तो इसमें क्या होता है, आपको धोखा होता है। फिशिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, की लॉगिंग अटैक्स। की लॉगिंग क्या करता है? आपके सिस्टम में जो भी आप टाइप करो कीबोर्ड के जरिए पूरा वो रिकॉर्ड करता हूँ। जहाँ पर भी यूजर नेम पासवर्ड मार रहे हैं, जहाँ पर भी पिन कोड मार रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड करके हैकर को भेजता है। एक सॉफ्टवेयर, ऐसा अटैक जो सिर्फ की को लॉक करना है। तो पहले क्या होता था, जब इंटरनेट कैफे कॉमन थे तो क्या करते लोग, क्या करते थे, हर कैबिन में जाते थे, एक की लॉगिंग सॉफ्टवेयर डाल के आते थे और वेटिंग करते थे। कब तक? एक 4-5 घंटे वेट करते। 4-5 घंटे बहुत सारे लोग आए, अपना जीमेल खोले, फेसबुक खोले, या तो अपना अकाउंट ट्रांसफर करे, कुछ भी इंटरनेट कैफे का मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हो रहा क्या है, 5 घंटे के बाद जाएगा तो उसको पूरे मशीनों से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी के जीमेल मिल जाएगा, किसी का फेसबुक मिल जाएगा, ब्लैकमेल स्टार्ट करते हैं, कोई पर्सनल चीज़ें हैं उनके पास, तो आपका इवन जो ना बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या प्रॉब्लम्स किसके? की लॉग। तो सिक्योरिटी करना है नहीं अपने को, तो वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैं समझता हूँ एक 6 मंथ्स बैक मल्लेपल्ली आसिफ नगर की तरफ हैदराबाद में जो है एक अटैक हुआ था पुलिस स्टेशन की वेबसाइट पर। क्या अटैक हुआ? वेबसाइट का पेज ही चेंज कर दिया, कुछ ऐसे वल्नरेबल फोटोज डाल दिए, ऐसे जो है ना फोटोज डाल दिए जो ऑफिशियली ठीक नहीं है, तो उसको खतरा है ना। हम पुलिस को समझ रहे हैं डिफेंडिंग है, हमारी हिफाजत करेंगे, उसकी वेबसाइट ही कब्जा है। तो बता रहे हैं भाई लोग, तो क्यों सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। फाइन, प्रोटेक्शन वेबसाइट करने के लिए करना ये। और अगर पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं आप, पासवर्ड्स वगैरह यूजर नेम पासवर्ड प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, तो हमेशा क्या करना है उसको, यूज कीपैड सिस्टम, कीपैड टेक्निक, कीपैड टेक्निक, और यूज
MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कीपैड टेक्निक और MFA टेक्निक। MFA क्या हो गया? यूजर नेम पासवर्ड मारते कि आपको सिस्टम लॉगिन नहीं करता होने, आपको SMS भेजता है, एक हो यूजर नेम पासवर्ड, एक फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर क्या है? SMS में एक कोड आता जो 10 सेकंड के लिए रहता है, फिर वो कोड मारेंगे तो आप लॉगिन होते हैं। अगर हैकर हमारा यूजर नेम पासवर्ड हैक कर लिया फिर भी लॉगिन नहीं हो सकता, क्यों? SMS अपना मोबाइल भी हैक करना पड़ता है, फिर मोबाइल में SMS आ रहा ना। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा रखनी चाहिए। और एक क्या होता है? यूबी की, मतलब कंपनीज में क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एक आपका जो ATM कार्ड कैसा होता है या पेन ड्राइव कैसी होती है छोटी, वो देते हैं आप, वो डाले तो लॉक अनलॉक होता है। तो मतलब हैकर जो है ना, यूज़र नेम पासवर्ड मार रहे हैं ना, यूज़र नेम पासवर्ड अगर मारेंगे तो पॉसिबिलिटी है हैकिंग की। तो इसलिए क्या करते, कंपनीज में क्या करते, एक छोटी सी की रहती है, आप USB में लगाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा, फिर निकाल दो कैरी कर। तो इसका मतलब यूज़र नेम पासवर्ड टाइप नहीं कर रहे हैं। और हैक करना बोल तो ये तो जो डिवाइस रहेगी वो क्या होगी, ऑफलाइन रहेगी, हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, तो कनेक्ट करना चांसेस कम ही है उसको, भाई लगाते निकालते 10 सेकंड में, तो क्या हो गया, हैकिंग के चांसेस कम हो गए। नेक्स्ट क्या हो गया है आपको, यूबी की बताया था, राइट, मल्टी फैक्टर टेक्निक्स बताए थे, मल्टी फैक्टर टेक्निक्स आई समझ में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं आज प्रोटेक्शन करने के लिए। और हमेशा अपने सिस्टम पे क्या होना चाहिए, एंड ऑलवेज यूज वर्ड एंटीवायरस और एंटी मालवेयर। बाय डिफॉल्ट विंडोज में भी एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है अपने पास, जैसे कि हम देखिए वायरस टेस्ट प्रोटेक्शन बोल के विंडोज 10 विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन मतलब एडिशनल डालने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद SQL इंजेक्शन है या DDoS अटैक है, ये अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल यूज क्या करना है, मैन इन मिडिल अटैक बोला मैं, क्या बोला मैं आपको, मैन इन मिडिल अटैक के लिए हमेशा अगर हम वेबसाइट की प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं HTTPS, अगर हम VPN जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन VPN का इस्तेमाल करें। VPN कनेक्शन जब इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो वो भी एनक्रिप्टेड जाना चाहिए, तो VPN प्रोटोकॉल HTTPS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहिए आप। कौन से अटैक्स के लिए कौन से सॉफ्टवेयर या डिवाइस इस्तेमाल करना चाहिए। फायरवॉल क्या एक डिवाइस है, डिवाइस मतलब हार्डवेयर, सिक्योरिटी डिवाइस है। HTTP FTP क्या है, पर प्रोटोकॉल्स है, सॉफ्टवेयर बेस। एंटी मालवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कंपनी से खरीद के आप लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, मगर विंडोज 10 विंडोज 11 में जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डाल दी। पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए अटैक्स, यहाँ डेटा भेज रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हैकर बैठा हुआ है, हो सकता है डेटा यहाँ तक पहुँचने तक बीच में क्या कर हैकर अटैक कर लिया, डेटा से कैप्चर कर लिया, राइट। लोग कुछ टेक्निक और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं डेटा कैप्चर करने के लिए, रीड करते रहते, मॉनिटरिंग करते रहते, हर डेटा को कैप्चर नहीं करते जिसमें यूजर नेम, पिन कोड, पासवर्ड, सीक्रेट ऐसे वर्ड लिखे हुए तो कैप्चर करते। अब यहाँ पर क्या है, और एक चीज आप समझिए कि हमारे कंपनी में फायरवॉल लगा है हमारा एप्लीकेशन से पहले,
हमारा कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से पहले क्या है, फायरवॉल डिवाइस है। किसके लिए है वो? डीडीएस अटैक के लिए। क्या है? डीडीएस अटैक्स। एग्जाम्पल, कितने मशीन इस्तेमाल करता हूँ? हजारों मशीन इस्तेमाल करेगा। इसके होते हैं बॉटनेट। ये मशीन क्या करता है, हैकर इस्तेमाल करता है ताकि क्राइम हो गया भी तो इसके पास पहुंचने के लिए टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि यहाँ से अटैक हो रहा ना, यहाँ से मल्टीपल अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन करने के लिए क्या इस्तेमाल करें हम? क्या इस्तेमाल करें हम? ये क्या हो गया? मैन इन मिडिल अटैक। ठीक है, मैन इन मिडिल अटैक हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया। एसक्यूएल इंजेक्शन भी जो है ना आपका किससे प्रोटेक्ट होता? फायरवॉल से, राइट? फायरवॉल से होता है। और हमारा जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन जो रन हो रहा है, तो उसकी कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योर कोड लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामर्स भी कोडिंग सिक्योरिटी करना चाहिए। कोडिंग में अगर सिक्योरिटी डिफाइन नहीं करे लोग तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शंस, डीडोस अटैक्स, मैन इन मिडिल अटैक्स, ये पूरे जो है ना प्रोटेक्शन हो रही है आपकी किसके थ्रू? फायरवॉल्स, या आपकी एनक्रिप्टेड डेटा एचटीटीपीएस के थ्रू भेज रहे हैं अपन, तो रीड नहीं होता डेटा। तो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हर जगह से प्रोटेक्शन दें। तो टेक्निकल वर्ड तकरीबन आ गया आपको, मतलब आपके जहन में आ गया कि भाई ये कौन से अटैक्स होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वल्नरेबल किसको बोलते हैं हम, मालवेयर किसको बोल रहे हैं हम, स्पाईवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, और प्रोटेक्शन क्या होती है, पासवर्ड की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, या एसक्यूएल इंजेक्शंस कैसे करते हैं, डीडोस अटैक कैसे करते हैं, मैन इन मिडिल अटैक्स क्या करना है, इसे करना है। प्रोटेक्शन, वीपीएन लगाना जरूरी है, एचटीटीपीएस रखना जरूरी है। अगर बाहर से कनेक्शन आप दे रहे हो तो बीच में जो ना यूजरनेम पासवर्ड हैक कर सकते हैं आपकी। कुछ टेक्निकल पॉइंट मालूम हुआ? जाकिर आपको मालूम हुआ, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। क्योंकि आप बेसिकली स्टार्टअप कर रहे हैं ना, जी और थोड़ा सा गैप देने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं आईटी, तो ये बेसिक क्लासेस जा रहे हैं खाली समझने के लिए। वर्डों की जी याद रखना, जितने वर्ड अपने पास जहन में बैठ जाएंगे ना, तो उसमें कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाती है। टेक्निकल कम्युनिकेशन, कोई बात कर रहे हैं आप, नो इट्स नॉट वल्नरेबल, इट्स वल्नरेबल एंड इट कैन बी अटैक, इट कैन बी ए काइंड ऑफ अटैक ऑफ मालवेयर्स। ऐसे बात करें, मालवेयर, वल्नरेबल, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें। इट कैन बी ए फिशिंग अटैक, इट कैन बी ब्रूट फोर्स अटैक, इट कैन बी ए डीडोस अटैक इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट विद फायरवॉल। इसका मतलब क्या है, टेक्निकल वर्ड हम इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? जी जी। तो ये अपने को सिक्योरिटी के बारे में मालूम है कि भाई सिक्योरिटी में क्या टैक्स होते हैं और उसके प्रोटेक्शन कैसे होते क्या? हैं। नामा ले लिए। ठीक है, लिख लिया आप, तो थोड़े पॉइंट्स लिख लिया। जी जी। नामा और उसके यूज केसेस, अटैक के नाम और डिफेंडिंग के नाम्स। अब हम करने वाले हैं, यहां से आपको जब मालूम हो गया ये नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड फाउंडेशन, देन आपका एक असेसमेंट होगा। एक लिंक भेज जाएगी आपको जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे।
मल्टीपल चॉइस। तो ये मालूम हो जाता है कि हम आपको भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई। आप उसको अगर आप क्रैक कर सक रहे हो, मतलब मार्क्स अच्छे ला रहे हो, इसका मतलब आप कुछ कॉन्फिडेंट होता है कि भाई यस आई अंडरस्टूड दैट सब्जेक्ट। भाई सवाल करें तो इंटरव्यूज में क्या होते हैं, एक होती है एमसीक्यू इंटरव्यूज, एक लिंक दिया था कंपनी की तरफ से, बोलते हैं कि भाई इसको एक पहले अटेम्प्ट कर लो आप, वो पास होने के बाद फिर हम इंटरव्यू कॉल देंगे। तो आपको आदत होना कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे हम पास होते हैं और किस तरह से उसको गेस करना चाहिए, और आदत पड़ते रहना। तो हर सब्जेक्ट में क्या रहेंगे, आपको एमसीक्यू रहेंगे। जब भी मैं एक मॉड्यूल फिनिश करूंगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा। अब इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, खाली थ्योरिकल पार्ट पड़े हुए हैं। जी जो पहली जो क्लास 2 क्लास में है, जो क्लाउड फाउंडेशन के लिए हिस्ट्री बताया था मैं, तो वो हिस्ट्री क्या हो जाएंगी आपको, जो अटेंड पहली बार कर रहे हैं तो मैं इनको एक वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, वहाँ आप देख लो एक बार, ग्रुप में डाल दो, ग्रुप बना लो। और इसके बाद हमारा जो पहला जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसको बोल रहे हैं लाइनक्स। कंपनी में जब क्लाउड इंजीनियरिंग की तरह आप अप्लाई कर रहे हो या डेवऑप्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या होना चाहिए, लाइनक्स के स्किल्स होना चाहिए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट अलग हो गया, लाइनक्स एक कॉमन स्किल अलग होगी। इंटरव्यूज में 40 कमांड्स कॉमन बोलते हैं, ये क्लाउड एंड डेवऑप्स को आना चाहिए। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिनक्स से स्टार्ट करेंगे। लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर हो गया मार्केट में, और लिनक्स इस रेज्यूम में डालेंगे आप तो यू विल गेट मोर जॉब्स इफ यू आर ए क्लाउड इंजीनियर। सिर्फ लिनक्स डाल देंगे तो आपको क्लाउड इंजीनियर, और सिर्फ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी के लिए 2 महीने 3 महीने चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रोफाइल अलग, ये प्रोफाइल अलग। लिनक्स पूरा करने की जरूरत नहीं है हमारे को। हमको क्या चाहिए, जो डेली यूज केस होते हैं हमारे क्लाउड एंड डेवऑप्स हमारे जॉब में, वो हम क्या करें आपके लिए तैयार करें। जो जो कमांड जरूरी है आपके काम के लिए वो तैयार करके आपको उसी पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, लिनक्स। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस आंसर करेंगे हम थोड़े से, जैसे कि एक ब्रीफ देता हूँ, समरी जो भी हम तक क्लास की। क्लाउड कंप्यूटिंग इसको बोलते हैं हम, देखें लास्ट टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग किसको बोल रहे हैं हम, हमारा जो टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। इन द ईयर 2000, मतलब 2006 से पहले, 2006 से पहले क्या था, आपको सिखाया जाता है कि आपकी जो है ना कॉमर्स वगैरह में पढ़ा जाता है कि भाई इकोनॉमी जो है ना, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज व्हाट, एग्रीकल्चर। आज क्या हो गया, आईटी प्लस एग्रीकल्चर। आईटी होना जरूरी है, अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है, कंट्री का रेवेन्यू बढ़ाना है, तो आईटी इंडस्ट्री होना जरूरी है वो कंट्री में। तो यूएस गवर्नमेंट जो है आईटी का जो है ना, ये रिसर्च करके भाई यस वी नीड टू बी वेरी पावरफुल इन आईटी रेवोल्यूशन, मतलब आईटी में जो है ना हमारे पास ज्यादा कंपनीज होना चाहिए, रिसर्च हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। तो जब 2000 ईयर में जो है ना लोग फाइंड आउट करेंगे भाई उनकी कंट्री में जो है ना क्या हो रहा था, आईटी बहुत स्लो ग्रोथ, मतलब पावरफुल कंट्री, सुपर पावर कंट्री है, फिर भी जो है ना आईटी क्या होगी, स्लो जा रही है। मतलब देख रहे हो लोग कि भाई 5% आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज में है, ज़्यादा नहीं है। तो बट ये कंपनीज बढ़ गए तो कंट्री का रेवेन्यू बढ़ता और रिसर्च नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। इसके लिए क्या हो गया है, अगर समझे कि मैं एक कंपनी डालना चाह रहा हूँ, एक कंपनी डालना चाह रहा हूँ, छोटी सी एक स्टार्टअप कंपनी, 10 एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉय की कंपनी डालना चाह रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर कंपनी डालना, सॉफ्टवेयर बनाना बेचना, सॉफ्टवेयर बनाना और बेचना। तो मैं क्या करूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेस्टिंग इंजीनियर, ये सारे जो भी जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, तो ये सारों को मैं हायर कर लूँ, हायर करके उनको लैपटॉप दे दूँगा, भाई ये लैपटॉप लियो इस्तेमाल करो। फिर ये लोग जो डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर, वो डेवलप करे हुए सॉफ्टवेयर को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई वो वर्ल्ड में बोल सकते हैं हम रिलीज कर देना है। अब रिलीज करना है तो रिलीज करने के लिए हम क्या करते थे इस्तेमाल, डेटा सेंटर इस्तेमाल करते थे।
क्या इस्तेमाल करते हैं? डेटा सेंटर मतलब हमारे कंपनी में एक जगह है जिसमें हम नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हम हमारा सॉफ्टवेयर डालते हैं। जावा का सॉफ्टवेयर हो या पाइथन का सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। तो ये सर्वर्स जो होते हैं 24/7 चलने के लायक होते हैं और मल्टीपल यूजर सपोर्ट करते हैं। मल्टी यूजर के लिए अगर 1000 यूजर्स भी कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 यूजर को भी डेटा दे सकता है कि टाइम पे, और 24/7 चल सकते हैं। हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं चलते वैसे। तो ये सर्वर्स कॉस्टली होते हैं। समझे कि एक सर्वर 5 लाख का है, तो हमारा IT इंजीनियर बोला कि भाई वो आपका एप्लीकेशन जो आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, या तो आपका जो है ना एक समझे कि अपार्टमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, या तो आपको समझे कि रियल एस्टेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हम बेच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर सॉफ्टवेयर आप मार्केट में निकालना चाह रहे हैं तो खुद का डेटा सेंटर अगर डालेंगे आप तो उसमें कॉस्टली बहुत पड़ी। सर्वर्स बहुत कॉस्टली है कि 10 सर्वर चाहिए तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10। फिर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए फायरवॉल चाहिए, फिर उसको नेटवर्क चाहिए कनेक्टिविटी करने के लिए, फिर डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्वर चाहिए। स्टोरेज भी बहुत महंगा होता है, फायरवॉल भी महंगा है, नेटवर्क भी महंगा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहे हैं, कॉस्टली जाने के बाद सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ता है उसमें। SAP सॉफ्टवेयर है, ओरेकल सॉफ्टवेयर है, या जावा है, या जो भी हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसका भी लाइसेंस होता है, हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करें तो क्या हो रहा है, डेटा सेंटर बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मेरे को तजुर्बा है, बट मैं डेटा सेंटर का जब कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट देख रहा हूँ, ऑपरेशन कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब जब हम लगाते पैसे चलाने के लिए सामान खरीदते, वो क्या हो गया, कैपिटल कॉस्ट। जब रेगुलर जो चार्ज हो रहा है, राइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, एयर कंडीशनिंग का मेंटेनेंस है, इन्वर्टर्स है, और लाइसेंस की रिन्यूअल फीस है, या सैलरीज पे कर रहा हूँ, ये क्या ऑपरेशन कॉस्ट होता है। ये कॉस्ट जब देख रहा हूँ कैलकुलेट तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। तो ज़्यादातर पे लोग क्या कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं, बट निकलना है IT कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट बेच लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। IT कंपनी बहुत इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस है। तो क्या हो रहा है, लोग पीछे हट जाते। तजुर्बा बहुत है, बट जब उसको सेटअप करने के लिए अपना देख रहे हैं डेटा सेंटर, तो क्या हो रहा है, कॉस्टली बहुत दिख रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए 2006 में अमेजॉन जेफ बेजोस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, एक सोल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि भाई क्यों ना हम जो है ना रेंटल बिजनेस बनाते, डेटा सेंटर को रेंटल देता हूँ। नॉर्थ वर्जीनिया में पहली बार जो ना US में एक डेटा सेंटर बड़ा डाल दिया। डेटा सेंटर खुद का डाल, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें। इन्वेस्टमेंट करके बोला कि भाई ये डेटा सेंटर मेरे लिए नहीं, पब्लिक के, एक्सेस करो वर्ल्ड वाइड थ्रू मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, इंटरनेट एप्लीकेशन के थ्रू, और पेमेंट क्या करना है, एज ए रेंट, हाउ मच यूज, कुछ भी आपको डिमांड नहीं है, एडवांस पेमेंट करना जरूरी नहीं है आपको। तो क्या हो गया हूँ, डेटा सेंटर ऑफ, अगर मैं कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर अब, तो मैं आज सोचा कल एक फ्लैट लेता हूँ 2 BHK, सिस्टम डालता हूँ, फौरन स्टार्ट करता हूँ। क्यों, डेटा सेंटर की फिक्र ही नहीं है मेरे को। डेटा सेंटर कॉस्टली आइटम भी होता, चोरी का भी डर होता था पहले, सिक्योरिटी गार्ड रखना 24/7, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब डेटा सेंटर कहाँ रहेगा, अमेजोन से किराए पे ले लो, इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। डेटा सेंटर वहाँ पर मेंटेन हो उनके पास कंपनी में, खाली इंटरनेट के थ्रू मैं एक्सेस कर ले रहा हूँ। तो इंटरनेट बीच में आ रहा नहीं आ रहा, इंटरनेट के थ्रू होना कंपल्सरी। टेक्नोलॉजी जो है ना, जो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं हम, जो डेटा सेंटर एज अ रेंटल एक्सेस थ्रू इंटरनेट, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड व्हाट, क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा सेंटर को किराए पे देती है और इंटरनेट के जरिए एक्सेस होती है, सबसे सस्ती होती है, उसको क्या बोल रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये जो है ना क्रेज हो गया मार्केट में, जब 2006 में स्टार्ट हो गया, तो नासा, एप्पल, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे कंपनी आकर मालूम अडॉप्ट कर ली किसको, अमेजोन को। अमेजोन के कस्टमर इतनी तेजी से बढ़ गए क्योंकि इतना सस्ता हो रहा है, इतना कॉस्ट बच रहा है इसमें, बेफिक्री, मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं, स्टार्ट कर लो काम, आगे बढ़ जाओ। तो जो 5% की जो रेशियो थी US में, जो कंपनियां डेवलपर थे, अब क्या हो गया, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स बढ़ गए। इतने हर हफ्ते में, हर महीने में जो ना क्या रजिस्ट्रेशन, नई कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो जितनी IT होगी कंपनी, उतना रिसर्च होगा। रिसर्च होगा तो अपने जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, रेंट ए कार बोल के आ रहा है, कार जहाँ से बोले बुक कर सक रहे हैं अपन, खाने के लिए, फूड के लिए आसानी हो गई, टिकटिंग बुक करने के लिए आसान हो गया, बिल पे करने के लिए आसानी हो गई, और आपके जो भी चीज़ें हैं तकरीबन जो सोच सकते हैं आप, चैटिंग करने के लिए आसान हो गया,
व्हाट्सएप है, ये भी एप्लीकेशन है। उसको रन करने के लिए कहाँ पर रन हो रहा हो? क्लाउड पे। कौन कर रहा है ये? क्लाउड इंजीनियर। आपका फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है और रैपिडो है, ये कौन रन कर रहा है? क्लाउड इंजीनियर। तो आप समझो कि कल के दिन न्यूज़ आ गई आपको, भाई क्लाउड टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तो क्या होता फिर लाइनों में ठहरना पड़ता, होटल में खाना लेने के लिए ठहरना, जाके लेना पड़ेगा आपको, सारा जो ना आपको चुकाना पड़ेगा, हर जगह जाके ठहर के आपको कार के लिए देखना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर जो है ना लाइफ फिर नॉर्मल हो जाएगी। जो स्मार्ट लाइफ चल रही थी, क्लाउड की बेस पर ही हो ना एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आए, क्लाउड सस्ता हो गया बोल के तो बहुत सारी कंपनी आ गए ना, अपने अपने सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। हर कोई आज सोचिए कल सॉफ्टवेयर बना के डाल दे रहे हैं मार्केट में। क्यों? डेटा सेंटर बहुत सस्ता हो गया। कितना पे कर रहे हैं? जीरो कैपिटल कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीने पे कर रहे हैं। तो अमेजॉन फैसिलिटी देती है उसे। तो इससे क्या हो गया, 1 मिलियन प्लस कस्टमर जो ना अमेजॉन के पास आ गए, इतना पैसा दे दिया उसको, इतना बिजनेस बढ़ा दिया उसका, तो उन्हें क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हो गया। अब नाम कोई भी पहचान सक रहे हैं, जेफ बेजोस। पहले बिल गेट बोलते थे, अब क्या हो गया, जेफ बेजोस। 2006 में स्टार्ट किया। क्लाउड कहाँ से स्टार्ट हुई? यूएस में, नॉर्थ वर्जीनिया में। पॉइंट याद रखिए, पूछता हूँ, जाके सुन रहे ना? जी जी 2006 में यूएसए, नॉर्थ वर्जीनिया में अमेजॉन, जेफ बेजोस फाउंडर, ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट किया, अपना खुद का डेटा सेंटर में इन्वेस्ट किया, बड़ा डेटा सेंटर में इतने पैसे डाल दिया, बोला कि भाई ये डेटा सेंटर अब सबके लिए किराए पे, अब अपना खुद का डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है आपके, तो किराए पे लो, कितना पे करना है, इतना पे करना है। जब कैलकुलेट करें उसको, इतना सस्ता हो गया है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। और प्लस पेमेंट कितना करना मंथली? बहुत कम। अगर सालाना भी देख लिए अपन तो कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट? 20% 25% हो रहा है। इसका मतलब जितना खर्चा कम होगा उतना रेवेन्यू बढ़ता है। उसको बोलते हैं ROI। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर सॉफ्टवेयर, हर टेक्नोलॉजी ROI के बेस पर बढ़ती है, बिकती है। जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी टेक्नोलॉजी ROI बढ़ाता है कंपनी का, इन्वेस्टमेंट जो है ना आपका, रिटर्न जो आ रहा है, प्रॉफिट जो उसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो कंपनी को अडाप्ट कर लेते हैं, वो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड में इतना तेजी से अडाप्ट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल देखते रहेंगे। बिल गेट्स जो है ना आईटी में उसको कुछ मालूम है, ना आईटी का कोई लीडर है, ना आईटी में कुछ उसको नॉलेज है, कुछ भी नहीं मालूम, एंटरप्रेन्योर है खाली। मगर वो जो कॉन्सेप्ट दिया हो तो दुनिया को फायदा हो गया डेटा सेंटर से, तो इसलिए इतना फायदा हो गया, अब उसको पहचान सक रहे हैं और सेकंड नंबर पर चलेगा पोजीशन। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जब उसको एनालाइज किया, भाई इसका इतना बिजनेस बढ़ गया है, क्योंकि जब तक उन्हें रिवील नहीं करा था, क्योंकि बिल गेट्स आपको जो ना, जेफ बेजोस की जो क्वालिटी है वो है कम बात करता। तो कम बात करने से क्या होता है, मीडिया वाले या कुछ भी ज़्यादा बात नहीं करता, रेवेन्यू नहीं बताता, कोई चीज़ फाइनेंशियल के बारे में नहीं बताता, सीक्रेट नहीं बताता, तो उसमें क्या है, आगे वालों को आइडिया होता है कि भाई क्या अर्निंग हो रही है, क्या बिजनेस चल रहा है। तो 2006 से 2010 तक मुंह खोला ही ना। 2010 के बाद रिवील हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल शार हो गए, अरे इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई, ये बिजनेस है, हम भी करना चाहिए, वो लोग भी चले मार्केट। तो कब आए लोग? 2010 में आए। क्या नाम से? माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। क्या नाम से? कौन से ईयर में? 2010 गूगल भी आ गया, GCP बोल के रख दिया उन्होंने, IBM भी आ गया, ओरेकल भी आ गया, बहुत सारे आ गए कंपटीशन में। मगर नंबर 1 पोजीशन अभी तक 2006 से 2024 तक कितने साल हो गए? 2006 से स्टार्ट करें, 2024 है, कितने साल हो गए? 22 इतने ईयर्स तक जो ना क्या हो गया, अमेजोन अभी भी जो ना नंबर 1 पोजीशन पे, बीट नहीं कर, कॉम्पीट नहीं कर सकता उसको। माइक्रोसॉफ्ट हालांकि बॉर्न एंड बॉट अप इन आईटी टेक्नोलॉजी, 1980 से हो, 1980 मतलब माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाए जब लोग, मॉस जब बनाए पहले स्टार्टिंग, जब से मार्केट में, फिर भी जो है ना क्लाउड टेक्नोलॉजी में जेफ बेजोस का मुकाबला नहीं कर सक रहा। हालांकि जेफ बेजोस के ऊपर, जेफ बेजोस को जो ना क्रिटिसाइज किया गया, मॉक किया गया, उसको मजाक उड़ाया गया, मैं तुम्हारा क्या मालूम टेक्नोलॉजी, तुम क्या देते सोल्यूशन। तो इन्हें इंट्रोवर्ट होने की तरफ से क्या हो गया, बस काम करना उसको मालूम था, भाई कोई भी कमेंट करो, कुछ भी करो, मेरा काम करना है। तो वो सलाहियत के हिसाब से क्या हो गया, आगे बढ़ गया। अभी तक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इसको आगे नहीं कर सके।
नंबर 1 पोजीशन है अमेज़न ही चाहिए, सेकंड पोजीशन है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि बॉर्न एंड बॉटम है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो मगर क्लाउड टेक्नोलॉजी में कौन है? अमेज़न, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट। बट सिर्फ अमेज़न नहीं करना आज की तारीख में, यू हैव टू बी वेरी कंपैटिबल विद माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़न। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और एडब्ल्यूएस दोनों करना चाहिए, देन यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी इन योर जॉब। कैसे करना है, सर्टिफिकेशन कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज़ कितना करना चाहिए, वो ऐसे से बताता हूँ। बट अपना मेजर सब्जेक्ट क्या है? अमेज़न ही चाहिए, तो मैं आपको कैसे करना बाद में बताता हूँ, ऐसे चाहिए। फाइन, ये क्लियर हो गया। वर्ल्ड वाइड में कितने रीजन्स हो गए उसके? 32 रीजन है अभी तक। 32 रीजन मतलब स्टार्ट किया था यूएस में, नॉर्थ वर्जीनिया में। अब कहाँ है? इंडिया में 2 जगह है। कौन सी जगह है सबीना? मुंबई और हैदराबाद। सॉरी, मुंबई और हैदराबाद। वही है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पुणे में, चेन्नई पुणे, में। चेन्नई। बट यहाँ पर अमेज़न जो ना 2 जगह पे उसके रीजन्स, 2 जगह पे ऑपरेट कर रहा है, मुंबई एंड हैदराबाद। इसका मतलब तेलंगाना में जो है ना 2 डेटा सेंटर, अगर 2 रीजन डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब इंडिया में 2 जगह डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको बहुत डिमांड है, इंडिया में बहुत डिमांड है। और अमेज़न के बहुत सारे बिजनेस कस्टमर जो आपके अपने हैदराबाद में, खास तौर पे हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर में, जो चेन्नई में कंपनीज बहुत है, आईटी कंपनीज, तो हैदराबाद में बहुत बूम है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये डेटा सेंटर डालना पड़ता हूँ नज़दीक, क्योंकि कंपनी को चाहिए ना। तो तकरीबन डिपेंड क्या है कंपनीज, होटल बिजनेस, फूड डिलीवरी, फूड बिजनेस हो, फूड डिलीवरी हो, फार्मेसी हो, रियल एस्टेट हो, या कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन चला रहे हैं, वहाँ पर क्लाउड इंजीनियर की ज़रूरत है। जो भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर रन का हो रहा है, क्लाउड पे हो रहा है, सस्ता वहीं पड़ता है। और इसके तरफ से तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, पहले हिम्मत नहीं थी ऑनलाइन एप्लीकेशन लाने की, कॉस्टली बहुत पड़ा था, अब इतना सस्ता हो गया, क्लाउड की तरफ से आसान हो गया। कोई माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे रन कर रहे हैं, कोई अमेज़न पे रन कर रहे हैं, कोई गूगल पे रन कर रहे हैं, कोई ओरेकल पे रन कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी अमेज़न पे। क्लियर? हाँ, कुछ मालूम हो गया इसके बारे में अभी? कहाँ से जी स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ? ये पूरी कहानी किसकी है मालूम? डेटा सेंटर की है। डेटा सेंटर की वजह से जो है ना, ये टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी से जो काम कर रहे हैं, हमारा जो काम है क्लाउड इंजीनियर का, जो काम है क्या बनाता हूँ? डेटा सेंटर बनाना, वर्चुअल, फिजिकल नहीं है। आजकल केबल नहीं है, सर्वर नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कहाँ पर है? अमेज़न के पास है। सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू एक बड़ा डेटा सेंटर बना दे रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है वो? क्लाउड इंजीनियर की जिम्मेदारी है। डेटा सेंटर बनाना, डेटा सेंटर बनाएंगे तो एप्लीकेशन रन होता, तो एप्लीकेशन रन करने के लिए डेटा सेंटर बनाने की जिम्मेदारी है आपको क्लाउड की। उसके बाद उसकी ऑपरेट करना, एप्लीकेशन को मेंटेन करना है क्लाउड इंजीनियर काम, क्लाउड इंजीनियर काम। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर मालूम हुआ कि हमारा रोल भी क्या है, हमारा काम क्या है, डेटा सेंटर बनाना। समझे कि एक प्रोडक्ट ओनर हो रही है, क्लाइंट है, जर्मन से क्लाइंट प्रोडक्ट ओनर बोला कि भाई हम लोग फार्मेसी में है, एक एप्लीकेशन हमारा लॉन्च करना है, टीसीएस कंपनी को दे दी। तो टीसीएस कंपनी अगर एक टीम फॉर्म कर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो मेन हैंडल करेगा प्रोजेक्ट को, और उसके बाद जो काम करने वाले बंदे चाहिए, लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, पाइथन डेवलपर्स है, जावा डेवलपर्स है, एआई डेवलपर्स है, या मशीन लर्निंग है, या आपके डेटाबेस इंजीनियर है, या क्लाउड इंजीनियर्स, ये पूरे टीम में शामिल है एक प्रोजेक्ट के। तो क्लाउड इंजीनियर क्या करता है? उसको राइट्स होते हैं कि पूरे क्लाउड के अकाउंट को, उसके सब्सक्रिप्शन को हैंडल करे। क्लाउड के सर्विसेज अमेज़न के 200 प्लस सर्विसेज है अमेज़न में। कितने प्लस है? 200 प्लस। रीजन कितने हैं? 32 32 प्लस, 33 प्लस। और कस्टमर कितने उसके? 1 मिलियन प्लस। ये नंबर याद रखना, 2006 में स्टार्ट हुआ, 1 मिलियन प्लस कस्टमर्स है, और 33 प्लस रीजन्स है, और 200 प्लस सर्विसेज है। और दोनों सर्विसेज में जब कंपनी में जो ना, जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं, अमेज़न को एक्सेस करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे कि जीमेल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं ईमेल करने के लिए, वैसे ही अमेज़न को अकाउंट बनाए तो हम सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पाइथन डेवलपर, टेस्टिंग इंजीनियर्स पूरे क्या करते हैं? ईमेल करेंगे क्लाउड इंजीनियर को, प्लीज गिव मी द एक्सेस ऑफ दिस सर्विसेज। So what permission you need to define, everything controlled by project manager. क्लाउड इंजीनियर क्या करेगा? सबको एक्सेस देगा, यूजर नेम, पासवर्ड और रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब। हमारा ये काम भी है हमारा। उसके अलावा क्या है? डेटा सेंटर क्रिएट करना, डिजाइन करना, ये भी काम हो गया। तो ये हो गया हमारा वर्क क्या कर रहे हैं।
कंपनी में क्या करेंगे बोलता हूँ, डेवलप नहीं करते सॉफ्टवेयर, जो बन गया सॉफ्टवेयर, जो टेस्टिंग हो गई है, उसको ऑपरेट करना, मार्केट में रिलीज, मार्केट में लाना और उसको चलाना 24/7 विदाउट एनी इंटरप्शन, जीरो डाउन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो डाउन टाइम मतलब डॉनिश में आके समझे कि फ्लिपकार्ट है हमारा, जो नाम मीशो है, रैपिडो है, या आपको उबेर है, ये जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ऑनलाइन, तो क्या हम कभी देखें नॉट फाउंड, वेबसाइट नॉट फाउंड, इज नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई? नहीं है। क्यों? क्लाउड इंजीनियर उसको जैसे ऑपरेट कर रहा है, ऐसा डिजाइन कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि पीछे जो ना सर्वर्स भी ऑफ हो गए तो ऑटोमेटिक चलते रहना। तो हमारे को सीखने के लिए क्लाउड इंजीनियरिंग जो है ना, अगर क्लाउड इंजीनियर बनना है तो हमारे को 5 डोमेन पे काम करना है: सिक्योरिटी, सर्वर्स, नेटवर्क, स्टोरेज एंड ऑटोमेशन। दिख रहा ना? 5 डोमेन पे अपने को काम करना है: सिक्योरिटी, सर्वर्स, नेटवर्क, स्टोरेज, ऑटोमेशन। ये हमारे डोमेन है। हमारे को जो काम करना है सिक्योरिटी पे हम थोड़ा काम करना है, सर्वर पे भी काम करना है, नेटवर्क पे भी काम करना है, स्टोरेज पे भी काम करना है, ऑटोमेशन पे भी काम करना है। इसका मतलब थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग भी आना चाहिए। कैसा करना है बताइए। तो फिलहाल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन को होस्ट करना, मेंटेन करना, ट्रबल शूटिंग करना, ये पूरा हमारा काम है। कोडिंग की जरूरत नहीं है इसमें, क्लिक क्लिक का काम है। और जॉब जैसा रहता है, आपको जो ईमेल आया वो काम करना, रुक जाना है। जो ईमेल आया काम करना, रुक जाना, मतलब स्क्रीन देख लेते बैठ जाना, टाइपिंग कर लेते बैठ जाना, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। कुछ काम करे आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, रिलैक्स। देन इफ यू गेट मेल्स देन रिलैक्स, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल टीम्स आल्सो, कम्युनिकेशन करते रहना पड़ता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस भी कम होता है आपको। सैलरी बहुत डिमांड है क्लाउड इंजीनियर की, क्योंकि आपका एप्लीकेशन डिपेंड है, चलाने वाला है ना। जब मिलियंस बिलियन पर डे कमा रहे हैं तो क्लाउड इंजीनियर की सैलरी क्या देंगे लोग? चलाने वाले की सैलरी ज़्यादा देंगे। तो इस तरीके से मार्केट में इसकी सैलरी भी अच्छी है, ग्रोथ भी है। एक कंपनी में एक सॉफ्टवेयर के लिए हो सकता है, फ्लिपकार्ट है या तो आपको मीशो है, रैपिडो है, वो सॉफ्टवेयर के लिए चलाने के लिए एक इंजीनियर जरूरत नहीं है, 20 से 30 इंजीनियर रखते हैं। एक इंजीनियर काफ़ी नहीं होता है। इतना बड़ा एप्लीकेशन, इतनी बड़ी अर्निंग है, तो क्या करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए? अलग अलग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अलग अलग इंजीनियर, कंसल्टेंट, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, ऐसे नाम रखते हैं। क्लियर? तो हमारा ये काम, एक ब्रीफ दे दिया मैं, जो हम करें, हिस्ट्री भी दे दिया मैं थोड़ी, आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दिया हमें। मतलब जबान पे रहना, आपके एडवांटेज बोल दो, क्या है एडवांटेज? क्लाउड के एडवांटेज क्या है? कॉस्ट एफिशिएंट है, लेस मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करने की जरूरत ही नहीं है, जो अमेजोन के ले रहा है। सर्वर उन्हें सॉफ्टवेयर भी लाइसेंस उन्हें खरीद ले रहा है, सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सर्वर्स रखना, नेटवर्क बनाना, सब नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? खाली एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। गो ग्लोबल ऑन फ्यू क्लिक्स, ड्यूरेबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी है, सुपर परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है। ये सारे फीचर्स एडवांटेज 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप नहीं बोले 7 8, आप उसको डिफाइन नहीं कर सके, दैट मीन्स यू डोंट नो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। ये आपको इंटरव्यू में कैसे भी बेसिकली पूछेंगे आप। अगर नहीं परवाह नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए, जो बाद में प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आप समझना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंस है और कितने लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हर सॉफ्टवेयर जो भी चला रहे हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाह रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरा डेटा सेंटर खुद डाल रहा हूँ, मैं क्लाउड पे नहीं जाता बोल के, सो इज ए बिजनेसमैन और नॉट? माइक्रोसॉफ्ट बोला कि a businessman is not a businessman if he or she does not adapt cloud technology. She is not a businesswoman. He is not a businessman if she or he does not adapt cloud technology. बिजनेसमैन होने के लिए ROI पे गौर करना पड़ता। ROI क्लाउड टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये कर, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है? शेड मॉडल है, सिक्योरिटी लीस्ट है, थोड़ी सी लैक ऑफ कंट्रोल है, डाउन टाइम भी हो सकता है उसमें, बट चांसेस कम है। बट डिसएडवांटेज में काउंट करेंगे इसको आप वीडियो डायग्राम में, वीडियो में जो ना आपको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल मिल जाएगी इसमें, तब मैं आपको ब्रीफ समझा दिया और चीज़ें बता दी गई। और बिल क्या होती? मंथली होती इसकी, जो बिल देता है अमेजोन, हम यूज़ कर रहे हैं उसके सर्वर्स, नेटवर्क, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल कब क्या करना है? महीने को महीना बिल आती है। कंप्यूटिंग की, स्टोरेज की और डेटा ट्रांसफर की बिल आती है उसको। कितनी, क्या बेस पे कैलकुलेट करते लोग? कंप्यूटिंग मतलब जितने सर्वर्स चलाएंगे उसको कंप्यूटिंग बिल बोलते हैं,
और जितना डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्टोरेज बिल। और डेटा ट्रांसफर, एक जगह एक मशीन तो दूसरी जगह ट्रांसफर कर डेटा, तो क्या बोलेंगे हम, डेटा ट्रांसफर बिल। वो तीनों चीज़ें मिला के कैलकुलेट करके टैक्स मिलाता है, टैक्स मिला के मंथली बिल जनरेट होता है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चंस आके आपको हिस्ट्री में क्यों आया क्लाउड टेक्नोलॉजी, कितना इंपॉर्टेंट है? अगर कल न्यूज़ आ गया अपने को क्लाउड टेक्नोलॉजी फेल हो गया बोल, तो क्या करना पड़ता? फिर लाइन में ठहरना पड़ता, मैनुअल काम करना पड़ता। मतलब जी इतने डिपेंडेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन आया किसकी वजह से? क्लाउड टेक्नोलॉजी। अगर नहीं होती तो बहुत महंगा पड़ता था एप्लीकेशन चलाना बोलते। तो हर एप्लीकेशन ऑनलाइन किस पे? क्लाउड पे। अमेजोन के कस्टमर कितने कितने कंपनी से? 1 मिलियन प्लस आपको कस्टमर जा रहे हैं, कंटिन्यू चलते आ रहे हो। दुबई में है, बहरीन में है, अब ये सऊदी में आने वाला है नेक्स्ट ईयर, सिंगापुर में है, इंडिया में तो 2 है रीजन्स, और आपके जो ना चाइना में है, जर्मनी में है, कनाडा में है, यूएस में, हर जगह आपको मिल जाएंगे। क्लियर? जी तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। जी जी कल इंशाल्लाह हम जो ना फिर नेक्स्ट क्लास, एक दिन आ रहेगी क्लास। अभी थ्योरी है, जी जब प्रैक्टिकल रहेगा तो वो सेकेंड डे जो ना मजा आएगा। अब थ्योरी में क्या जी होता है, आप खाली आप अपनी तैयारी कर ले रहे हैं, बट प्रैक्टिकल जी में क्या रहेगा, आपको बेनिफिट रहेगा जो सेकेंड डे रहेगा। इज इट क्लियर समीना? कोई यस डॉट्स कोई सर। पूछना है आपको? सर आप सैटरडे को वीडियोस भेजने वाले थे। अच्छा ठीक है, फाइन। आपको जो है ना एक पीडीएफ नोट्स और एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे आप, ठीक है? ठीक मगर है रनिंग सर। जी नोट्स बनाना है, रनिंग नोट्स बनाना है, यस रनिंग सर। नोट्स जी लिखना है ज़रूरी। सर फाइन, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।